ऑथोराइजेशन, रेट लिमिटिंग। सही है। ये कुछ चीज़ें थी सिक्योरिटी के टॉपिक के लिहाज से जो हमने लास्ट कुछ क्लासेस में बड़ी एक्सटेंसिवली इनको हमने जो है वो डिस्कस किया। अब ये ज़रूरी था ऑफ कोर्स, क्योंकि एक हाई लेवल एप्लीकेशन में और एक स्केलेबल एप्लीकेशन में, एक प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन में जब आप अपनी एपीआईज यूज़र को अवेलेबल करते हो तो आप सिर्फ ये नहीं सोचते कि भाई मेरा प्रोडक्ट चल जाए या मेरी एप्लीकेशन चल जाए, आप उसको मज़ीद अलग अलग तरह से भी सिक्योर करते हो कि न जाने अगर आपकी एपीआई कभी किसी गलत हाथों में चली गई या अगर आपके कॉम्पिटिटर ने या किसी ने भी अगर आपकी एपीआईज को हिट करना चाहा तो किस तरह जो है वो आप इन टेक्निक से बच सकते हो। और हमने ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन में और भी मज़ीद काफ़ी चीज़ें देखी कि अगर यूज़र रजिस्टर करता है तो उसका पासवर्ड वगैरह किस तरह से वेरीफाई होता है, हर चीज़ किस तरह वो चीज़ हैश होती है, फिर वो वेरीफाई होती है और फिर जाके जो है वो यूज़र लॉगिन होता है। फिर एक चीज़ डेवलपर पर्सपेक्टिव से हमने ये भी देखी कि हमें जो है वो टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट करनी होती है। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट का क्या है कॉन्सेप्ट? हमने लास्ट क्लास में देखा कि भाई आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन के टेस्ट केसेस लिखते हो, और आपसे मीन्स अब टेस्ट केसेस लिखना इतना आसान हो गया है, आपको बस अपने कंपोनेंट का या अपनी फाइल का जो रेफरेंस है वो अपने कोडिंग एजेंट को प्रोवाइड करना है और वो उसका टेस्ट केस खुद लिख देगा। टेस्ट केस हमेशा पास होना चाहिए, और ये जो है एक अच्छी चीज़ है। आपकी एप्लीकेशन के जब तमाम टेस्ट केसेस पास होते हैं तो इन लॉन्गर रन आपको ये श्योरिटी मिलती है कि भाई मेरी एप्लीकेशन जो है वो सही चल रही है। सही है। अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनाई 15 डेज बाद या 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, अगर आपको श्योरिटी चाहिए कि आपकी एप्लीकेशन के कौन कौन से फीचर्स हैं वो काम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप जो है वो टेस्ट केस रन करके इस काम को कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें हमने लास्ट क्लास में बड़ी एक्सटेंसिवली इसको डिस्कस किया है। अब हम जो है वो थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं, और एक अच्छी चीज़ है कि कॉन्सेप्ट टेक्निकलिटीज़ आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, तो इतना आपको कोई न्यू चीज़ नहीं लगेगी। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, जिसको आप कह सकते हैं एमसीपी। ठीक है, ये जो है वो हमारा टॉपिक है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। जब आप इसकी डेफिनेशन सुनेंगे ना तो आपको काफ़ी जो है वो रिजेम्बलेंस मिलेगी रेस्ट एपीआई से, आपको काफ़ी रिजेम्बलेंस या मिलता जुलता लगेगा। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, ये हमने पहले से ही डिस्कस किया हुआ है, Q2 से हम इस पर काम भी कर रहे हैं और जो है वो हमें इसका कॉन्सेप्ट भी पता है, तो रिजेम्बलेंस आपको लगेगी। लेकिन डिफरेंस क्या है वो अभी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। कैसी कौन सी चीज़ें जो एमसीपी को और हमारी रेस्ट एपीआई के जो है वो कॉन्सेप्ट को, जो चीज़ें सेम है वो भी डिस्कस करेंगे, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो इन दोनों को अलग बनाती है हम वो भी देखेंगे। आप लोगों को ये बात पता है कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है, यानी आपका जो LLM होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है, वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा सेट पे ट्रेन होता है। उसके पास लेटेस्ट नॉलेज, फ्रेश नॉलेज जो है वो नहीं होती। वो एक डेटा सेट पे ट्रेन होता है और उसके पास जो है वो एक कट ऑफ डेट होती है अपनी ट्रेनिंग की, और ये मोस्ट प्रोबेबली 6 महीने 8 महीने पुरानी नॉलेज पे ये चल रहा होता है। जैसे अगर आज Feb 2026 है ना, तो आपका जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होगा, चाहे वो जितना भी लेटेस्ट क्यों ना हो, कल के कल ही रिलीज क्यों ना हुआ हो, वो जो ट्रेन होगा ना वो 6-8 महीने पुराने डाटा पे ही ट्रेन होगा। हो सकता है वो उससे भी ज़्यादा पुराना। अगर आज Feb 2026 है तो ऐसी काफ़ी जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल हो वो जून 2025, जुलाई 2025 तक ट्रेन हुआ हो। अब ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पहले भी सुना हुआ है और पढ़ा हुआ है। अगर आपको अपनी कोई भी नॉलेज, आपको अपना कोई भी डाटा लार्ज लैंग्वेज मॉडल का
अगर एक्सेस करना है तो वो आप इजीली कर सकते हो, हम 2-3 साल से चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं। बट व्हाट इफ अगर हमें हमारा पर्सनलाइज डाटा जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल से अवेलेबल कराना है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को अवेलेबल करना है। अब आपने इतनी सारी एआई एप्लीकेशंस बनाई, पर्सनल काम के लिए भी जाहिर सी बात है आप ऑटोमेशंस करोगे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को इन्वॉल्व करोगे। तो आपने ये एक चीज़ Q3 में एक्सटेंसिवली जब एजेंट्स एसडी के पढ़ रहे थे तो आपने की थी कि आपने जो है वो कुछ एपीआईज किसको अवेलेबल कर दी थी, आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, एजेंट को, थ्रू टूल्स। तो ये चीजें तो हमने ऑलरेडी देखी हुई हैं। जो एमसीपी है, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, वो भी सेम चीज के लिए ही यूज होता है। जो आपका मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल है ना, वो भी जो है वो सेम चीज के लिए ही यूज होता है। ये देखिए यहाँ पे हमारी रेपोजिटरी में मैंने ऑलरेडी लिख भी दिया है कि एमसीपी और मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल इज एन ओपन स्टैंडर्ड दैट डिफाइंस हाउ एआई मॉडल्स देमसेल्फ। अब ये एक जहन में रखने वाली बात है, इस अल्फाज को अपने जहन में बिठा लें, हाउ एआई मॉडल्स देमसेल्फ यानी खुद से। अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कैसे। कैन सिक्योरली कनेक्ट टू एक्सटर्नल डाटा सोर्सेस। अब ये डेफिनेशन आप लोगों ने पहले भी सुनी हुई है, पढ़ी हुई है, देखी हुई है, इस पर काम भी किया हुआ है। जो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल होते हैं ना, अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास जो है वो अपडेटेड डाटा, रियल टाइम डाटा तो होता नहीं है। मैं अगर लार्ज लैंग्वेज मॉडल से पूछूं कि आज का करेंसी रेट, डॉलर रेट क्या है, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ये चीज़ नहीं पता होगी। मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल से पूछूं भाई आज कौन सा रोज़ा है, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ये चीज़ नहीं पता होगी। हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल तो 6-8 महीने पुराने डाटा पे ट्रेन है। हो सकता है 6 महीने पहले रमज़ान हो ही ना, वो बोले, मुझे रिप्लाई करेंगे भाई रमज़ान तो है ही नहीं, आपकी क्या पूछ रहे हो कि कौन सा रोज़ा है। मैं अगर लार्ज लैंग्वेज मॉडल से पूछूं कि भाई मेरा आईपी एड्रेस क्या है, तो ये डाटा भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई आईपी एड्रेस मेरा पर्सनल डाटा है। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास पर्सनल चीज़ों का एक्सेस नहीं होता। ये चीज़ हमने पहले भी देखी है। और भी इतने कितने सवाल आते हैं, कितनी चीज़ें जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास नहीं होगी। जैसे मेरे जीमेल के आखिरी 1 घंटे के ईमेल्स, मेरे व्हाट्सएप के आखिरी 24 घंटे के मैसेजेस, सही है, ये सारी चीज़ें लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास नहीं होंगी। अब ये तो मसला है, या तो फिर मैं उसी डाटा पे हमेशा काम करूं जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास है। तो इसका एक सल्यूशन ये है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, एमसीपी सर्वर, की भाई आप अपने एक्सटर्नल डाटा सोर्सेज से कनेक्ट कर सकते हो। मैं चाह रहा हूं कि मैं एक ऑटोमेशन बनाऊं जिसमें मेरा लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेरी ईमेल्स को रीड भी करे और रीड करके उसका एक रिप्लाई भी मुझे सजेस्ट कर दे। लेकिन लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास ये कैपेबिलिटी तो नहीं है, क्योंकि जीमेल या जो भी मेरे ईमेल्स है वो तो मेरा पर्सनल डाटा है। मैं चाहता हूँ कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेरे व्हाट्सएप, मेरा एक बिजनेस है जो व्हाट्सएप पे मैं चलाता हूँ, सारे कस्टमर्स व्हाट्सएप पे इंक्वायरी करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी एक पीडीएफ या नॉलेज बेस या जो भी इंफॉर्मेशन मेरे बिजनेस से रिलेटेड है कि भाई मेरे पास 10 मैं ये चीज़ें सेल करता हूँ, रिफंड पॉलिसी ये है, ठीक है, डिलीवरी चार्जेस इतने हैं, डिलीवरी टाइम इतना है कि 3 बिजनेस डेज में आपको चीज़ें डिलीवर होंगी। अब अगर मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कहूँ तो वो तो ये कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, मेरा पर्सनल डाटा है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेरे व्हाट्सएप को एक्सेस नहीं कर सकता। ये चीज़ें हमने पहले भी गो थ्रू और एक्सटेंसिवली इसको देखा हुआ भी है। इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या एक चीज़ है, एमसीपी। हमारे पास क्या चीज़ है, एमसीपी, जिसका नाम है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। आप क्या करते हो, एमसीपी सर्वर्स एक्सटर्नल डाटा सोर्सेस के, एमसीपी सर्वर्स एक्सटर्नल डाटा सोर्सेस के। अच्छा, ये एमसीपी सर्वर्स है ना, ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, काफ़ी सारे। सपोज अगर मुझे ईमेल करना है तो हमारे पास जीमेल का सर्वर ऑलरेडी मौजूद है, यानी जीमेल वालों ने खुद बनाया, ठीक है। किसने बनाए? जीमेल वालों ने, मुझे बनाने की नीड नहीं है। अच्छा, अभी अगर आप लोगों के जहनों में वो Q3 वाली बात चल रही है ना,
कि हम फंक्शन टूल्स को पढ़ते थे तो उस चीज़ को अभी रोके अपने जहनों में, वरना ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा। क्योंकि पहले एमसीपी का हम इंट्रोडक्शन समझ ले, फिर हम उस चीज़ पे आएंगे। अभी आई नो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो फौरन सवाल आया होगा कि भाई ये काम पहले भी तो कर रहे थे, तो इस तरह से करने की या इस डायरेक्शन में करने की क्या नीड है। तो अभी इस सवाल को अपने जहनों में थोड़ा सा पॉज करें। जीमेल तो और एमसीपी सर्वर ऑलरेडी मौजूद है, जो क्या करेगा, मेरे ईमेल्स को रीड भी करेगा और मेरे ईमेल्स को भेज भी देगा। हमारे पास व्हाट्सएप का एमसीपी सर्वर ऑलरेडी मौजूद है, आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। लिंक्डइन का एमसीपी सर्वर भी है आपके पास। हमने जो क्वार्टर 4 के शुरू में जो काम किया था, वो हमने कौन से एमसीपी को कनेक्ट किया था? फिग्मा एमसीपी को कनेक्ट किया था। फिग्मा एक टूल है जहाँ पे डिज़ाइनर्स अपने डिज़ाइन रखते हैं और डेवलपर्स उस प्लेटफॉर्म पे जाके उस डिज़ाइन को कॉपी करते हैं। कॉपी करने से मीन्स उसकी सारी डिटेल्स निकालते हैं, जो CSS में हम लोग डिटेल्स निकालते हैं कि भाई किस डिफ की कितनी हाइट है, कितनी विड्थ है, किसका क्या लेआउट है, क्या कलर है, क्या बैकग्राउंड कलर है, क्या फॉन्ट साइज है, क्या फॉन्ट फैमिली है। तो हमने क्या किया था, फिग्मा एमसीपी को कनेक्ट किया था। अब जीमेल, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, फिग्मा। अब आप लोगों इस चीज़ को यूँ याद रखें कि ये कैसे एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर की चीज़ है। एक्सटर्नल का क्या मतलब होता है? बाहर की चीज़ है। मेरा लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है ना, वो एक लेयर है या एक अलग सी एप्लीकेशन है। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है? एक अलग लेयर है मेरी एप्लीकेशन की और एक अलग जो है वो एप्लीकेशन है, अलग लेयर है। और ये जो जीमेल है, व्हाट्सएप है, लिंक्डइन है, फिग्मा है, ये सब क्या है? ये अलग चीज़ है। मतलब मेरी एप्लीकेशन से रिलेटेड ये चीज़ें, भाई जीमेल मैंने तो नहीं बनाया ना फिग्मा मैंने बनाया, ना लिंक्डइन मैंने बनाया, ना व्हाट्सएप मैंने बनाया। ये सारी क्या चीज़ें? एक्सटर्नल रिसोर्सेज है। क्या चीज़ें? ये एक्सटर्नल रिसोर्सेज है, यानी बाहर की चीज़ है। भाई आप इफ्तारी कर रहे हैं, सही है, रोज इफ्तारी कर रहे हैं, 3 चीज़ें आपके घर में बनी है, जो चौथी चीज़ है वो बाहर से लाए, तो वो चौथी चीज़ आपकी घर की कहलाएगी या बाहर की? बाहर की। इसका मतलब क्या है? वो एक्सटर्नल रिसोर्सेज है, एक्सटर्नल फूड है जो आप इफ्तार में खा रहे हैं। जो शुरू की 3 चीज़ें ना वो आपने बनाई है घर में, तो वो चीज़ें क्या है? आपकी कंसिडर होगी। लेकिन जो चौथी चीज़ बाहर से आई है वो आपके घर में तो है, आपके दस्तरखान पे तो है, लेकिन वो चीज़ घर में नहीं बनी, तो वो चीज़ क्या कंसिडर होगी? एक्सटर्नल रिसोर्स। तो भाई अगर मुझे मेरी एप्लीकेशन में जीमेल को लाना है, व्हाट्सएप को लाना है, फिग्मा में लाना है, सही है, अपनी एप्लीकेशन में इन 4 चीज़ों को लाना है, तो ये चीज़ें क्या कहलाएंगी? एक्सटर्नल रिसोर्सेज। सही है, ये चीज़ें क्या कहलाएंगी? एक्सटर्नल रिसोर्सेज। तो एक्सटर्नल रिसोर्सेज से जब भी कम्युनिकेशन करना हो तो हमारे पास एक क्या चीज़ होती है? क्या कॉन्सेप्ट है? एमसीपी, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। एमसीपी क्या होता है, जरा अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। आपसे कभी भी कोई क्विज में पूछे कि भाई कभी भी अगर एक्सटर्नल रिसोर्सेज से बात करनी हो तो हमारे पास कौन सा मैकेनिज्म है, तो आपने सिंपली एक जवाब क्या देना है? मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ठीक हो गया जी? मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल आपका एक्सटर्नल रिसोर्सेज से बात करने का तरीका। अब आप लोगों के जहनों में ये सवाल होगा, सही है, अभी हमने क्या देखा, और ये चीज़ हमने क्वार्टर 3 में भी देखी थी जब हम एजेंट्स एसडी के पढ़ रहे थे, कि जब कभी हमें एक्सटर्नल रिसोर्सेज से या दूसरी एप्लीकेशन से, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से बात करनी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। अब एक सबसे बड़ा सवाल जहन में आता है और कॉन्फ्लिक्ट करता है, जो बनता भी है, कि भाई हमने एज अ डेवलपर क्वार्टर 3 में ये चीज़ पढ़ी तो थी, @function अंडरस्कोर टूल, बल्कि मैं इसको यहाँ नहीं लिखता, मैं इसको एजेंट्स एसडीके की डॉक्यूमेंटेशन में ही ओपन कर लेता हूँ। अब ये टेक्निकल बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। मैंने कहा ना, आपका सवाल अब ये नहीं होना चाहिए क्या पढ़ रहे हैं, भाई एमसीपी सर्वर पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं ये पता होना चाहिए। ये मेरे एजेंट्स एसडीके की डॉक्यूमेंटेशन है, मैं एजेंट्स में आया और ये ओपन एआई एजेंट्स एसडीके जो हमने
Q3 में एक्सटेंसिव पढ़ा था, आपने बहुत सारे एजेंट्स भी बनाए थे और हमने काफ़ी होमवर्क भी किए थे इसमें। ये सिंपल सा क्या है भाई, एक एजेंट है जो आपको पता है क्या करेगा। हमने इस चीज़ को बड़े फ्रीक्वेंट और बड़े गौर से देखा था। @function_tool get weather, इस फंक्शन का क्या मतलब है, ये क्या चीज़ है? सबसे पहले सिंपल पाइथन का एक फंक्शन है। इस बात में किसी को कोई इख्तिलाफ है? ठीक है। और ये क्या कर रहा है, सिंपल से एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है कि भाई आज का जो वेदर है वो सनी है। @function_tool हमने देखा, ये वही चीज़ है जो एक्सटर्नल डाटा सोर्स से कनेक्ट करता है। अब आप लोगों को एक सवाल होना चाहिए कि भाई जब Q3 में हमने @function_tools एजेंट्स SDK में पढ़ लिया, तो अब ये MCP कहाँ से आ गया? नंबर 1। नंबर 2, क्या ये MCP अभी आया है कि पुराना है? तो MCP पुराना है। तो अब आपका सवाल होना चाहिए, भाई जब पुराना ही था तो पहले ही पढ़ा देते, ये चीज़ क्यों पढ़ाई और किसको कब यूज़ करें? अब ये सारे सवाल आप लोगों के जहनों में घूम रहे होंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पता है। अभी जो मैंने MCP का आपको इंट्रोडक्शन दिया, ये सेम इंट्रोडक्शन, ये सेम डेफिनेशंस आपको इस वक्त भी सुनने को मिली होंगी कि भाई जब भी एक्सटर्नल डाटा सोर्स से काम करना हो तो आप क्या करो, यहाँ पे एक API बना दो। लेकिन किसको कब यूज़ करें भाई? दोनों का इंट्रोडक्शन, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, फंक्शन टूल का भी और MCP का भी। दोनों एक्सटर्नल टूल से बात करते हैं। अब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप डिफरेंस भी आसानी से समझ जाओगे। ये जो ये जो फंक्शन टूल है, ये जो फंक्शन टूल है, ये सिर्फ और सिर्फ इस एक ओपन AI एजेंट्स SDK के फ्रेमवर्क तक ही महदूद है। ठीक है, आई रिपीट, ये जो फंक्शन टूल है ना, ये जो पर्टिकुलर 4 लाइन का कोड आप देख रहे हो, ये पर्टिकुलर 4 लाइन का जो आप कोड देख रहे हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ ओपन AI एजेंट्स SDK फ्रेमवर्क जो आपने पढ़ा, ये इसी फ्रेमवर्क तक जो है वो महदूद रहेगा, लिमिटेड रहेगा। अब बात क्या लिमिटेशंस की आ रही है, तो आपको थोड़ा दिमाग खोलना पड़ेगा। अब आप मुझे बताएं, मैंने ये फंक्शन बनाया गेट वेदर का, नीचे मैंने इसको एजेंट में कॉल कर लिया, सिंपल इज दैट, हियर आर 2। ठीक है, खत्म हो गई बात, यहां तक तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब यह बात लिमिटेशंस की है। अब अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपका जो फंक्शन है वो लिमिटेड हो रहा है, तो फिर अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अभी हम कौन सा फ्रेमवर्क देख रहे हैं? ओपन AI एजेंट्स SDK, और इसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल हम एज्यूम करते हैं कौन सा यूज हो रहा है? ओपन AI का। ये जो फंक्शन है ना भाई, ये 4 लाइन का जो फंक्शन है @function_tool, ये सिर्फ और सिर्फ इस स्पेसिफिक फ्रेमवर्क ओपन AI एजेंट्स SDK तक ही जो है वो महदूद है, लिमिटेड है। अगर मुझे सेम काम किसी दूसरे फ्रेमवर्क में करवाना है, हमारे पास सिर्फ एक ही फ्रेमवर्क नहीं है AI का, हमारे पास 4-5 तो ऐसे हैं जिसको दुनिया यूज कर रही है, जिसमें ओपन AI एजेंट्स SDK, जिससे हम भी फेमिलियर हैं। एक इसी की टक्कर का फ्रेमवर्क है, इसकी टक्कर का तो खैर नहीं है, लेकिन इससे पहले जो फेमस था वो था QAI, लैंग्राफ, मैं नाम लिख देता हूँ। ये सारी चीज़ें भी यूज होती हैं ओपन AI एजेंट्स SDK, इसको तो हम जानते हैं। ठीक है, एक चीज़ होती है QAI, फिर एक चीज़ आपके पास आती है लैंग्राफ, एक और चीज़ होती है आपके पास एंट्रोपिक। एंट्रोपिक का भी एक एजेंट जो है वो फ्रेमवर्क है। एंट्रोपिक मतलब जिन्होंने क्लाउड कोड बनाया है। अगर मैं यहाँ पे आके सर्च करूँ
एंट्रोपिक एजेंट्स एसडीके। ये देखें, एक है ओपन एआई एजेंट्स एसडीके जो ओपन एआई वालों का है। ओपन एआई कौन है? जिसने चैट जीपीटी बनाया। एंट्रोपिक कौन है? जिसने क्लाउड बनाया। जैसे एप्पल है, एप्पल ने क्या बनाया? आईफोन। सैमसंग ने क्या बनाया? वो एस सीरीज, नोट सीरीज। या एचपी ने जो लैपटॉप बनाया, गूगल ने पिक्सल्स बनाए। इस तरह से एंट्रोपिक और ओपन एआई कंपनी के नाम है, और क्लाउड कोड और चैट जीपीटी इनके प्रोडक्ट्स हैं। और भी काफ़ी सारे एडीके भी हैं, जिसमें गूगल एडीके आता है, ठीक है, जिसमें एजेंट टू एजेंट कम्युनिकेशन होती है। खैर, तो हमारी डिस्कशन ये थी कि भाई हमारे पास सिर्फ एक जो है वो फ्रेमवर्क नहीं है, हमारे पास बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं। अब हमारे पास बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं। अब अगर मैं ये फंक्शन बनाऊंगा, अगर मैं ये फंक्शन बनाऊंगा, आप लोग सबको डेवलपमेंट आती है, आप लोग इतना तो गैस कर ही सकते हैं, क्या इस फंक्शन को मैं किसी दूसरे फ्रेमवर्क में यूज कर सकता हूं? यस और नो? भाई मैंने फास्ट एपीआई में एक ऑथेंटिकेशन का सिस्टम बनाया जो हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में बनाया था, ठीक है, हम इसको यूं समझते हैं। मैंने क्या किया? फास्ट एपीआई में एक ऑथेंटिकेशन का सिस्टम बनाया। अब क्या पाइथन में फास्ट एपीआई सिर्फ एक इकलौती लाइब्रेरी है? यस और नो? नहीं है। हमारे पास जेंगो भी आता है, फ्लास्क भी आता है, और फास्ट एपीआई भी आता है। अब आप मुझे इस तरह जवाब दें कि अगर मैंने फास्ट एपीआई में कोई एंड पॉइंट बनाया, फास्ट एपीआई में कोई ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन सिस्टम बनाया, तो क्या उस सेम चीज को मैं पाइथन के दूसरे फ्रेमवर्क्स में भी यूज कर सकता हूं, या मुझे अलग से बनानी पड़ेगी? मुझे अलग से बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो जो चीज है ना भाई, वो सिर्फ और सिर्फ फास्ट एपीआई तक लिमिटेड है, महदूद है। तो ऑफ कोर्स ये जो फंक्शन है ना भाई, ये सिर्फ इस ओपन एआई एजेंट्स एसडीके तक ही महदूद है, लिमिटेड है। अगर मुझे गेट वेदर का, गेट माय आईपी एड्रेस का, गेट करेंसी रेट का, अगर मुझे कोई मजीद फंक्शन बनाना है, तो मुझे इन चारों फ्रेमवर्क्स को अलग अलग जहन में रख के चार अलग अलग फंक्शंस उनकी डोमेन एक्सपर्टीज में बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि फंक्शन जो होते हैं भाई वो लिमिटेड होते हैं। ऐसा ही है ना, मैं अगर गेट वेदर बना रहा हूँ, तो अगर मेरे पास चार फ्रेमवर्क है या कल को कुछ और यूज करना है, तो मुझे उसको दोबारा से दूसरे फ्रेमवर्क में अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये लिमिटेशन है @फंक्शन टूल की। काम सेम है, क्या चीज है? काम सेम है। बात कहां पे आती है? लिमिटेशंस में। बात कहां आती है? लिमिटेशंस में। अगर मैं @फंक्शन टूल लिख रहा हूं, तो वो सिर्फ उस एक अदद फ्रेमवर्क तक महदूद है। सपोज अगर मुझे QAI में सेम काम करना है, भाई मेरे पास एक क्लाइंट आया, वो कहते हैं भाई एजेंट्स एसडीके बना दो। मैंने उस पर 2 APIs 2 फंक्शन बना दिए, अच्छे चल रहे हैं। फिर कल कोई क्लाइंट आता है मेरे पास, वो कहता है भाई QAI पे काम करना है, तो मुझे वो सेम काम जो है वो अगेन एंड अगेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे MCP का क्या रोल है? दोनों का काम तो सेम है, एक्सटर्नल रिसोर्सेज से कम्युनिकेशन करना, एक्सटर्नल रिसोर्सेज से कम्युनिकेशन करना। लेकिन फंक्शन टूल बात कहाँ आती है? यहाँ पे लिमिटेशंस की बात कहाँ पे आती है? लिमिटेशंस पे। MCP सर्वर की लिमिटेशन नहीं होती। क्या कहा मैंने? MCP सर्वर की लिमिटेशन नहीं होती। आप उसको एक दफा डिफाइन करते हो। कितनी दफा? एक दफा अपने पास उसको डिफाइन करते हो, फिर उसको चाहे कोई भी यूज करना चाहे वो यूज कर लेगा। सही है? MCP सर्वर्स की कोई भी लिमिटेशंस नहीं होती। MCP सर्वर को कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल, कोई भी फ्रेमवर्क यूज करना चाहे, वो MCP सर्वर्स को आपके यूज कर सकता है।
भाई अब मुझे एक बात बताएं आप, मैंने ये बात कही कि एमसीपी सर्वर को कोई भी यूज़ कर सकता है, आपको एजेंट्स एसडीके आती है, क्या जीमेल वालों ने सिर्फ ओपन एआई एजेंट्स एसडीके को ही जहन में रख के अपना एमसीपी सर्वर बनाया होगा? भाई वो गूगल है। अब आप मुझे बताएं, अगर आप गूगल होते, आपको पता है दुनिया आपकी जो है वो प्रोडक्ट्स यूज़ करती है, चाहे वो जीमेल हो, गूगल ड्राइव हो, गूगल शीट हो, सही है? अगर आप गूगल होते आप क्या करते? आप किसी भी दुनिया के एक फ्रेमवर्क को चूज करके उसी को टारगेट करते, या आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल फ्रेंडली, एलएलएम फ्रेंडली, जो कि वेंडर लॉकिंग जहां नहीं हो। वेंडर का क्या मतलब होता है कि भाई आप एक ही जगह जाके फंस गए, अब आप जो है वहां से बाहर नहीं आ सकते, इसको कहते हैं वेंडर लॉकिंग। अब आप मुझे बात बताएं, अगर आप जीमेल होते, सही है, तो क्या जीमेल, अगर आप जीमेल हो, आप गूगल हो, तो क्या आप इनमें से किसी एक ही फ्रेमवर्क को टारगेट करके चलते या सबको, या कुछ ऐसा बनाते कि भाई हर जगह वो चल जाए? जगह चलने वाला। आप अगर जीमेल होते ना, तो आप क्या करते, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी सोचते जिससे हर किसी को जो है वो फायदा होता। इसकी सीधी सीधी एग्जांपल ये कि भाई जीमेल की मोबाइल एप्लीकेशन आपके पास है, ये एंड्रॉयड में भी चलती है और आईओएस में भी चलती है। जीमेल ने सिर्फ किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट नहीं किया, किसी एक प्लेटफॉर्म को टारगेट नहीं किया, जीमेल ने क्या किया है, एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जो हर जगह चले। अगर आप व्हाट्सएप होते, लिंक्डइन होते, फिग्मा होते, अगर आप ये चार चीजों में से या तो चार होते या कोई एक होते, क्या आप इनमें से किसी एक ही फ्रेमवर्क को टारगेट करते, या आप ये सोचते हैं दुनिया हमारी फैन है, दुनिया हमारे प्रोडक्ट्स यूज करती है, हम कुछ ऐसा बनाते हैं कि वो हर किसी को एक्सेसिबल हो? आप क्या करते? ऑप्शन वन, आप कोई एक फ्रेमवर्क चूज करके अपनी लिमिट करते अपने आप को, या कुछ ऐसा करते नंबर टू कि वो हर किसी को एक्सेसिबल हो? नंबर टू। तो भाई इस तरह की, इसीलिए एमसीपी सर्वर्स को कहा जाता है कि भाई ये यूनिवर्सल यूएसबी पोर्ट, यूनिवर्सल यूएसबी पोर्ट। आप कहीं भी एमसीपी की कोई भी डेफिनेशन देखेंगे ना, आपको पहली दो लाइन में यही चीज मिलेगी कि एमसीपी जो है वो क्या है, एमसीपी सर्वर्स आर यूनिवर्सल यूएसबी पोर्ट। अब यूनिवर्सल का मतलब पता है किसी को? यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स क्या होता है? पूरी कायनात। अब मुझे एक बात बताएं कि जो चीज यूनिवर्सल हो, इसके नाम में ही यूनिवर्सल है, इसके नाम में ही यूनिवर्सल है। तो इसका क्या मतलब है कि एमसीपी सर्वर्स को कोई भी जो है वो एक्सेस कर सकता है। ये कहीं इसकी लिमिटेशन जो है वो किसी एक वेंडर तक या किसी एक फ्रेमवर्क तक जो है वो नहीं होती। चले ये सबसे पहले जो अभी हमने डिस्कस किया कि एमसीपी सर्वर्स और फंक्शन टूल्स में क्या डिफरेंस है, ये अपने बराबर वाले से ईमानदारी से डिस्कस करें। मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल या एमसीपी सर्वर्स क्या होते हैं? जब कभी आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल को एक्सटर्नल सोर्स से बात करना हो तो वो एमसीपी का यूज करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, एमसीपी जो होते हैं वो लिमिटेड नहीं होते, उनको कोई भी फ्रेमवर्क, कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो यूज कर सकता है। ये दो चीजें, अगर आपको ये दो चीजें समझ में आ गई, ये दो पॉइंट समझ में आ गए, तो आपको एमसीपी का कॉन्सेप्ट तो ऑफकोर्स क्लियर होगा। लेकिन अगर कोई कल को आपसे पूछता है टेक्निकल राउंड में, क्विज में, या आपसे बराबर वाला जो आपके बैठा है कि भाई एमसीपी में और फंक्शन टूल जो हमने ओपन एआई एजेंट्स एसडीके में पढ़ा उसमें क्या डिफरेंस है, तो आपको सिर्फ एक अल्फाज अपने जहन में रखना है कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है, लिमिटेशंस का डिफरेंस है। कि जो अगर मैं फंक्शन टूल बनाऊं तो वो सिर्फ उस एक फ्रेमवर्क में चलेगा, सेम चीज अगर मैं क्रू एआई में बनाऊं तो वो सिर्फ क्रू एआई तक महदूद है। लैंग्राफ के लिए मुझे अलग बनाना पड़ेगा और एंट्रोपिक के लिए मुझे जो है वो अलग बनाना पड़ेगा। लेकिन एमसीपी सर्वर में एक बार बनाऊंगा और वो जो चीज़ है हमेशा हर फ्रेमवर्क में और हर एजेंट्स में मुझे अवेलेबल होगी। सही है। अब अगर आप एमसीपी सर्वर
को मैंने क्या कहा, कहाँ यूज़ करें, हर लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज़ कर सकता है। अब आपने ये चीज़ देखी थी, याद है आपको कि जब हम एजेंट्स एसडी के पढ़ रहे थे, इन्होंने क्या यूज़ किया है, GPT-5 का नैनो मॉडल, जो कि ऑफकोर्स ओपन एआई वालों का है। हमने कौन सा मॉडल यूज़ किया था, जेमिनाई का 2.5 फ्लैश आई थिंक। सही है। तो अगर आप MCP सर्वर डिफाइन करते हैं तो ये ऑफ कोर्स किसी भी फ्रेमवर्क के साथ भी चल सकते हैं और किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल के साथ ये चल जाएंगे, चाहे वो ओपन एआई हो, जेमिनाई के मॉडल्स हो, क्लाउड के सोनेट हो, ओपस हो, डीप सीक हो, वो चीज़ जो है वो आपकी कहीं भी चल जाएगी। तो ये दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। कोई भी पूछे MCP क्या होता है, एक्सटर्नल रिसोर्स से बात करने का तरीका होता है, नंबर 1। MCP और फंक्शन टूल में डिफरेंस क्या है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम है, डेफिनेशन तो सेम है, इंट्रोडक्शन तो हमने सेम ही किया, तो आपने सीधा सीधा जवाब देना है कि भाई इसमें जो डिफरेंस है वो है लिमिटेशन का। खत्म। MCP सर्वर्स का यहाँ अगर आपसे कोई भी पूछता है तो आप इतने से दो जवाब में उसको कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दोगे। ठीक है। एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने पहले भी हाईलाइट की, ये जो हमारी रेपो है, इसकी सबसे पहली लाइन में क्या लिखा है, MCP सर्वर मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल इज एन स्टैंडर्ड दैट डिफाइंस हाउ AI मॉडल्स देमसेल्फ। उससे क्या हो गया? केरला भी गिर गई। यहां पे अभी हमने क्या देखा, कि अब MCP सर्वर की हमने दो चीजें डिस्कस की, एक्सटर्नल रिसोर्स और लिमिटेशन। तीसरी चीज जो MCP का सबसे बड़ा फायदा है, और अगर आपसे कोई पूछे कि भाई @फंक्शन टूल और इसमें क्या डिफरेंस है, आपने सिंपल एक और जवाब देना। अब यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही है, MCP मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल is an open standard that defines how AI models themselves can securely connect to data sources। अच्छा, यहाँ होना चाहिए था connect and communicate, इसको मैं अपडेट कर दूंगा। सही है। इस जुमले का उर्दू में तर्जुमा आप अपने आप से कीजिए कि AI मॉडल MCP सर्वर्स आर द स्टैंडर्ड। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चले आपको नजर नहीं आ रहा, MCP servers are the standard how AI models themselves communicates, connects and communicates to external रिसोर्सेस। एक्सटर्नल रिसोर्सेस से यहाँ हमारा क्या मुराद है, फंक्शन टूल या MCP? सोच के बताएं। MCP यहाँ ब्रैकेट में लिख दे दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इस जुमले का उर्दू में तर्जुमा करें अपने आप से, और फिर मुझे बताएं इसका क्या मतलब है। MCP सर्वर खुद से कनेक्ट सॉरी दोबारा कहें, एजेंट टू एजेंट, हाँ चलें, हो सकता है। इस जुमले का उर्दू में क्या मतलब है, हैंड रेस करके आराम से सुकून से बताएं। सही है। और कोई उर्दू में बताना चाहेगा इस जुमले का क्या मतलब है? बताइए बताइए, या तो इंग्लिश नहीं आती आपको या उर्दू नहीं आती, दोनों में से कोई एक ही बात है। इस
जुमले का इंग्लिश में जो मैंने लिखा है, उर्दू में इसका क्या मतलब है? मैं आपसे कोई अभी टेक्निकल बात नहीं कर रहा, सिर्फ ट्रांसलेशन पूछ रहा हूँ भाई। इसका क्या मतलब है? एमसीपी सर्वर एक ऐसा तरीका है, हाँ ठीक है, तरीका है जिसमें एआई मॉडल्स देमसेल्फ, इस एआई मॉडल देमसेल्फ का उर्दू में क्या मतलब है? खुद से। क्या मतलब है इसका? खुद से। अब यहाँ पे एक और बात आती है। एक तो हमने लिमिटेशन डिस्कस की कि अगर मुझे जब फंक्शन टूल आता है मैं वो बना देता हूँ, आपने बनाया ठीक है, लेकिन आप क्या हो गए? लिमिटेड हो गए। सही है। एमसीपी सर्वर का फायदा है कि वो लिमिटेड नहीं है, कहीं भी चल जाएगा। ये पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब एमसीपी सर्वर की बारी आती है, एमसीपी सर्वर की बात आती है, तो आप जो भी एआई मॉडल यूज कर रहे हो, आप जो भी एआई मॉडल यूज कर रहे हो, आपका एआई मॉडल खुद उसको कॉल करता है। क्या करता है? आपका एआई मॉडल। अब एआई मॉडल मैं एक जेनेरिक वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं कोई यहाँ पे एंट्रोपिक के या क्लाउड के सर्टेन मॉडल का नाम नहीं ले रहा, मैं ओपन एआई का कोई एक मॉडल का नाम नहीं ले रहा कि भाई GPT-4 चलेगा तो 5 नहीं चलेगा, या ओपन एआई के सारे चलेंगे तो जेमिनाई के नहीं चलेंगे। ऐसी कोई बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, मैं एक जेनेरिक वर्ड यूज कर रहा हूँ, एआई मॉडल्स। अब एआई मॉडल्स वो जेमिनाई के भी सारे हो गए, ओपन एआई के भी सारे हो गए, क्लाउड के भी सारे हो गए, ग्रॉक के भी सारे हो गए, और डीप सीक के भी सारे हो गए। जो एमसीपी सर्वर्स होते हैं ना भाई, एआई मॉडल आप अपने एजेंट में कोई भी यूज कर रहे हो, आप अपने एजेंट में कोई भी एआई मॉडल यूज कर रहे हो, आपका एआई मॉडल खुद जो है वो आपके एमसीपी सर्वर को कॉल करता है। अब आप बोलेंगे कैसे कॉल करते हैं? तो भाई आप जैसे ही इंस्टॉलेशन करते हो ना, आप जैसे ही इंस्टॉलेशन करते हो ना एमसीपी सर्वर की, आपके एजेंट को पता लग जाता है खुद ब खुद। वो फ्रेमवर्क का अपना जादू है, वो फ्रेमवर्क का अपना जादू है, वो उसका बिहाइंड द सीन है। वो एज अ डेवलपर इंजीनियर हमारा हेडेक नहीं है। सही है। तो एआई मॉडल्स क्या करते हैं? खुद जो है वो आपके एमसीपी सर्वर्स को कॉल करते हैं। लेकिन जो @ फंक्शन टूल है, ये रहा, ये जो @ फंक्शन टूल है, इसको एज एन इंजीनियर आपको कॉल करवाना पड़ता है। ठीक है। जो ये @ फंक्शन टूल, जो फंक्शंस होते हैं ना, इसको आपको खुद कॉल करवाना पड़ता है एज एन इंजीनियर। अच्छा चले, आपने एजेंट एचडी के पढ़ा ना, अभी टेस्ट हो जाएगा आपको कितना याद है। अभी मैंने बोला खुद कॉल करवाना पड़ता है, कहाँ कॉल करवाना पड़ता है और कैसे? एक एक करके। जी सही है। आपका क्या जवाब है? ठीक है। और भाई एजेंट एचडी के सबने पढ़ी, सिर्फ 2 लोगों ने तो पढ़ी नहीं है। मैंने कहा कि एमसीपी सर्वर्स खुद कॉल होते हैं, और जो आपके @ फंक्शन टूल है इस तरह के जो स्क्रीन पर है, ये एज एन इंजीनियर डेवलपमेंट के टाइम में आपको कॉल करवाने पड़ते हैं। कहाँ और कैसे? एजेंट के टूल्स के पैरामीटर में। अच्छा मैं कहता हूँ ये नहीं है। अब जाहिर सी बात है भाई, एजेंट ठीक है, ये अगर आपने जवाब दिया ना, तो अभी पढ़ने के लिहाज से, स्टडी मोड के लिहाज से मैं मान लेता हूँ सही है। लेकिन ये पता है, अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में जाऊँ, अगर आप मुझसे अभी एक प्रोजेक्ट पे बात करो और आप मुझे बोले ना यहाँ डिफाइन करेंगे तो ही चलेगा, तो ये पार्शियल जवाब है। ये क्या है? पार्शियल जवाब है, यानी आधा सही है, आधा आपने जवाब नहीं दिया। अब सोचे आधा कहाँ होगा? कहाँ पे होगा? फंक्शन ये ना, ये तो हमने बना लिया, ये कॉल कर लिया, ये आपका पार्शियल जवाब है स्टडी मोड के लिहाज से। अभी जो हम स्टडी मोड में पढ़ाई कर रहे हैं ना, अभी तो स्टडी मोड है।
एक और ऐसी चीजें जहां आपको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ता था, आपने जब हम पढ़ रहे थे तो हमारी क्लास में हुआ था, आपने देखा था कि मैंने कुछ ऐसे टूल्स बनाए थे जो उस वक्त जेमिनी ने कॉल नहीं किए थे। ये चीज हम हमारे सबके सामने स्क्रीन पे हुई थी कि भाई जेमिनी ने उस टूल को कॉल नहीं किया था, लेकिन मैंने यहाँ डिफाइन तो किया था। तो इसका मतलब ये आपका पार्शियल जवाब है। एक ऐसी चीज एग्जैक्टली ये आपको अपने सिस्टम प्रॉम्प्ट में भी एक्सटेंसिव डिफाइन करना पड़ता है कि भाई यहाँ पे जो है मेरा ये टूल कॉल लाजमी करना। फिर आपने वो सारे भी पैरामीटर्स पढ़े थे जिसमें हमने एक मॉडल सेटिंग्स की क्लास लिखी थी, जिसमें हमने टूल चॉइस ट्रू किया था, फॉल्स किया था या नन किया था। आई थिंक वो बूलियन ही होता है। अभी तो चले, ये खैर एक सिंपल छोटा सा टूल है तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखी हुई, बट आपने ये चीज़ देखी थी ना कि क्लास के दौरान इतनी बड़ी स्क्रीन पे हमारा जो है वो जेमिनी मॉडल ने टूल कॉल नहीं किया था। और आप अगर इस और ओलामा वगैरह में जो उसको डिटेल पता है ना, तो कुछ ऐसे मॉडल्स भी हैं जिनकी टूल कॉलिंग अच्छी नहीं है। जब भी कोई नया मॉडल रिलीज होता है ना, जैसे कुछ दिनों पहले जेमिनी 3.1 आया, तो उसकी पूरी एक रिपोर्ट भी आती है कि ये कितना कॉम्प्लेक्स टास्क में अच्छा है, कितना यूजर्स के इंटेंट को समझने में अच्छा है, कितना टूल कॉलिंग करने में अच्छा है। सही है। तो मॉडल जब ये @फंक्शन टूल है ना भाई, तो यहाँ पे आपकी मैनुअल पावर, खुद की भी जो है वो पावर यहाँ पे लगती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद या जहन में होना जरूरी है। तो एमसीपी सर्वर जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, आप नहीं बनाते, कंपनीज आपको बना के प्रोवाइड करती हैं। इसको कहते हैं रिमोट एमसीपी सर्वर्स। क्या कहते हैं इनको? रिमोट एमसीपी सर्वर। इनको कहते हैं रिमोट एमसीपी सर्वर्स। रिमोट का मतलब जिसका कंट्रोल आपके पास नहीं होता, जिसको आप अपनी एप्लीकेशन से या अपने हाथों के थ्रू कॉल करते हो या कंट्रोल करते हो। सही है, ये चीज़ है। ये जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज होती है, नहीं सॉरी गलत जगह लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिखना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें क्या कहलाती हैं? रिमोट एमसीपी सर्वर। तो अभी एमसीपी वर्सेस फंक्शन टूल जो हमने डिस्कस किया, एक तो लिमिटेशन वाला हमने डिस्कस कर लिया। एक होता है एमसीपी खुद कॉल होता है, फंक्शन टूल हमें कॉल करना पड़ता है। कहाँ कॉल करना पड़ता है? टूल्स के पैरामीटर में और इंस्ट्रक्शन में, फंक्शन सिस्टम प्रॉम्प्ट में हमको एक्सटेंसिवली उसको कॉल करना पड़ता है। ये डिफरेंस हमने बराबर वाले से डिस्कस करा। और क्या डिफरेंस है एमसीपी सर्वर्स और फंक्शन टूल जो हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये फंक्शन टूल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने एजेंट्स एसडीके पढ़ा है और फंक्शन टूल से हम फेमिलियर है, वाकिफ है। अगर ये सेम चीज़ क्रू एआई में होती, लैंग्राफ में होती, तो भी हमारा डिस्कशन, पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है वो हमेशा सेम ही रहता, एक ही रहता। सही है। अच्छा, अब हम एमसीपी सर्वर्स क्यों पढ़ रहे हैं? एक तो हमने रिमोट तो कनेक्ट किया। रिमोट हमने कौन सा कनेक्ट किया था? फिग्मा का Q4 के स्टार्ट में हमने उसको कनेक्ट किया था। फिर गिटहब का एमसीपी सर्वर भी आता है, व्हाट्सएप, लिंक्डइन का भी। काफ़ी ऐसे एमसीपी सर्वर्स हैं जो उनके जो है वो ऑफिशियल नहीं है बट इंटरनेट पे अवेलेबल है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ क्लाउड कोड एमसीपी सर्वर्स या क्लाउड कोड डॉक्स एमसीपी सर्वर, तो अगर मैं यहाँ पे आया, ये देखें, कनेक्ट क्लाउड कोड टू टूल्स विया एमसीपी सर्वर। अब मैं जब इस पेज पे आया तो और मैं नीचे स्क्रॉल करूँ ना भाई, तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे एमसीपी सर्वर्स, ये तो एमसीपी सर्वर के कनेक्ट करने का तरीका है। ये देखें, ये ऑलरेडी एमसीपी सर्वर्स जो है वो मौजूद है। यहाँ पे क्या है? ऑलरेडी एमसीपी सर्वर्स जो है वो इतने सारे मौजूद है। एक नोशन का है, एक स्लैक का है। जैसे व्हाट्सएप होता है ना, व्हाट्सएप होता है हमारी कैजुअल डिस्कशन के लिए, पर्सनल डिस्कशन के लिए। स्लैक होता है हमारे ऑफिस वर्क या
प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए। ऑफिसेज में जैसे हम जैसे पर्सनली व्हाट्सएप यूज़ करते हैं ना कम्युनिकेशन चैनल, पर्सनल के लिए है वो। स्लैक क्या होता है, जो आपके ऑफिसेज वगैरह होते हैं वहाँ पे क्या यूज़ होता है, स्लैक। ये देखें, सेंड मैसेजेस, यहाँ पे कॉल भी हो जाती है, सेंड कैनवासेस, फेच डेटा। फिग्मा का हमने देखा था, कैनवा, आपको पता है कैनवा क्या है? तो कैनवा का एमसीपी सर्वर आप कनेक्ट करें और अपने देखें, अगर आप में से किसी की रिक्वायरमेंट है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, अगर किसी की रिक्वायरमेंट है उसको फिग्मा से चीज़ें जनरेट करनी होती है, कभी कभी अपने क्लाउड कोड के साथ जो है वो इसको कनेक्ट कर ले। अच्छा, एमसीपी सर्वर, क्लाउड कोड, अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी बोला थोड़ी देर पहले कि वो जो है वो अनलिमिटेड कोई भी मॉडल यूज़ कर सकता है, और अभी मैंने बोला क्या, क्लाउड कोड। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, हम तो डिस्कस क्लाउड कोड कर रहे हैं, इसलिए ये किसी के साथ भी जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। अब जेमिनी यूज़ करें उसके साथ, कोइन यूज़ करें उसके साथ, एटलासियन है और इतने सारे ऑलरेडी, वर्सल ऑफ कोर्स, इसको कौन नहीं जानता। ये सारे एमसीपी सर्वर जो है हमारे पास मौजूद है। हगिंग फेस, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो डिप्लॉयमेंट है, जैसे काफ़ी लोगों को हगिंग फेस में डिप्लॉयमेंट में इशू आ रहा है, इसका एमसीपी सर्वर कनेक्ट करके देखें, हो सकता है आपका क्लाउड कोड खुद ही डिप्लॉय कर दे, आपकी एप्लीकेशन को खुद ही मसला निकाल दे। प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रहा है ना, सही है। इतने सारे एनएटेन, ज़ैपियर, इंटरकॉम, स्ट्राइक पेमेंट जो आपने Q2 में किया था, तो काफ़ी एमसीपी सर्वर अभी 10-15 की लिस्ट जो अभी हमने देखी, उसमें से 4-5 तो ऐसे ही निकला जिससे हम फेमिलियर हैं। तो आप देखें कि अगर आपकी वर्सल पे डिप्लॉयमेंट फेल हो रही है, वर्सल का कनेक्ट कर लें। हगिंग फेस में जो है, अगर आपकी डिप्लॉयमेंट फेल हो रही है तो हगिंग फेस का करते हैं। अब आप खुद मुझे बताएं, अगर ये आप स्ट्राइक होते हैं, आप वर्सल होते हैं, आप हगिंग फेस होते, तो आप क्या सिर्फ एक फ्रेमवर्क को टारगेट करते हैं या हर फ्रेमवर्क को? ऑफ कोर्स आप हर फ्रेमवर्क को ही टारगेट करते हैं। और जहाँ इतनी चीज़ें डिस्कस करनी, वहाँ एक चीज़ और छोटी सी एक बस लाइन लिख दूँ ताकि हमारा ये डिस्कशन कंप्लीट हो जाए, कि ये जो भैया एमसीपी सर्वर्स होते हैं, ये जो है वो एआई ओनली होते हैं। सही, क्या होते हैं? एआई ओनली। अब एआई मतलब एआई मॉडल्स के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। अभी ये आगे चल के पता चलेगा मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जब आप इसको अभी कस्टम, जब आप अपना एमसीपी सर्वर बनाओगे ना, तो फिर आपको ये पॉइंट मेरा क्लियर होगा। बल्कि इसको एंड में ही लिखते हैं। सही है, मैंने अभी इसको यहाँ पे एआई ओनली लिख दिया। खैर, अब आते हम अपने कोडिंग की तरफ। अब जब आपने रिमोट एमसीपी सर्वर्स या एक्सटर्नल सोर्सेज जब आपने कनेक्ट करने, तो आपने क्या करना है, सिंपल बस इस एक अदद कमांड को कॉपी करना है और अपने टर्मिनल में लाके पेस्ट कर देना है। अगर आप क्लाउड यूज करें तो क्लाउड लिखेंगे, जेमिनी तो जेमिनी, क्वेन तो क्वेन। वरना स्मार्ट मूव क्या है कि इसी कमांड को कॉपी करो, चैट जीपीटी पर ले जाके पेस्ट करो और उसको बोलो कि भाई ये क्लाउड की कमांड है, मैं जेमिनी यूज़ करता हूँ या करती हूँ, मुझे जेमिनी के साथ मेरा एमसीपी कनेक्ट हो जाए, वो कमांड ला के दे दो। तो सिंपल ये जेमिनी का वेरिएशन बना देगा। तो अगर आपके जहन में ये है कि भाई हम क्लाउड कोड यूज़ नहीं करते और ये डॉक्यूमेंटेशन हमारे काम की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब तो क्लाउड से मिलता जुलता लिखा हुआ है या क्लाउड के लिए लिखा हुआ है, हम तो जेमिनी यूज़ करते हैं, हम कैसे करें, इस कमांड को कॉपी करें, चाहे जीपीटी को दें, क्लाउड को दें, ग्रॉक को दें, और उसको बोले कि भाई मेरा सेम कमांड का जेमिनी का वेरिएशन बना दो। सिंपल इज दैट, वो जेमिनी का वेरिएशन बना देगा जी। एग्जैक्टली, कमांड सेम रहेगी। मैंने वही कहा ना, आप उससे खुद बनवा लें। अगर आप अनश्योर है ना कि भाई इसमें कौन सी चीज़ चेंज होगी, कौन सी अलग होगी, तो देखिए यहाँ पे भी mcp.claude.com लिखा हुआ है, तो हो सकता है वो उसको भी चेंज कर दें। आप अपना वेरिएशन एआई मॉडल से बनवा लें तो वो आपको बता देगा। खैर, आपको आइडिया मिल गया, एक एग्जांपल मिल गई है। डॉक्यूमेंटेशन कॉइन की मैंने कभी देखी नहीं है, हो जाएगा वैसे, ऐसा हो आराम से हो जाएगा। खैर, तो ये भी हमने एमसीपी सर्वर का डिस्कशन यहाँ पे एक्सटेंसिव किया। अब बारी आती है हमारे एजेंडा की कि हम एमसीपी सर्वर कैसे बनाएंगे। जब इतने तो ऑलरेडी बने हुए हैं, हम अपना एमसीपी सर्वर किस तरह बनाएंगे। हमने अभी क्या पढ़े, जो भी एग्जांपल्स देखी, जीमेल की, गिटहब की, वर्सल की, हगिंग फेस की, लिंक्डइन की, व्हाट्सएप की, ये सारे किस टाइप के एमसीपी सर्वर थे।
यूनिवर्सल तो थे, वो तो एमसीपी सर्वर थे। बट ये जो अभी लिस्ट है, ये किस टाइप के एमसीपी सर्वर है? अभी मैंने एक वर्ड यूज भी किया था, रिमोट। ये सारे कौन से फ्रेमवर्क है? रिमोट एमसीपी सर्वर। अब बारी आती है, हम अपना एमसीपी सर्वर क्या बना सकते हैं? तो जी हाँ, आप बिल्कुल अपना एमसीपी सर्वर जो है वो खुद से बना सकते हैं। अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर चीज सेम है, बस एक चीज चेंज, दो चीजें चेंज होनी है। हर चीज सेम है, कॉन्सेप्ट भी, कोडिंग भी। जैसे अभी आपने @ फंक्शन टूल में देखा ना, यहाँ पे क्या था, ये चीज क्या है? नहीं, डेकोरेटर की बात नहीं कर रहा, ये जो हाईलाइट चीज की है मैंने, ये क्या है? फंक्शन है, पाइथन का फंक्शन है ऑफ कोर्स। तो ये चीज भी आपकी जो है वो सेम ही रहेगी, बस दो चीजें यहाँ पे जो है वो चेंज होगी। अभी हम वो डिस्कस करते हैं, दो चीजें वो क्या है। मैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन में आया, हमारी क्लास की डॉक्यूमेंटेशन में, और यहाँ पे संडे आफ्टरनून क्लास 20, ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की, यहाँ पे मैंने वो चीज़ें लिख भी दी हैं। अच्छा, यहाँ पे एमसीपी वर्सेस रेस्ट एपीआई भी है। अब रेस्ट एपीआई क्या होता है भाई, ये तो मैं 1.5 साल से पढ़ रहा है, तो इसलिए मैंने उसको जो है वो टच भी नहीं किया, बस एमसीपी समझ लें, रेस्ट एपीआई तो आपको पता ही है। अच्छा, ये अच्छा हाँ, जो मैंने अभी पॉइंट लिखा था ना, एआई ओनली, वो यहाँ पे आके क्लियर होगा कि एमसीपी सर्वर जो है वो एआई ओनली होते हैं, और जो आपकी रेस्ट एपीआईज होती हैं वो वेब में भी चलती है, बैकएंड पे भी चलती है, और चीज़ है। खैर वो जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो देख लेंगे। सीधा सीधा हम आते कहाँ पे, अब अपनी कोडिंग में। अब हम कोडिंग कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें जो है वो अपना कस्टम एमसीपी सर्वर क्रिएट करना है। ठीक है, हमें क्या करना है? अपना कस्टम एमसीपी सर्वर क्रिएट करना है। ठीक हो गया जी? अभी हमने जो भी डिस्कशन की वो यहाँ पे भी स्टैंड कर दिया, ऐसा नहीं इसकी कोई अभी अलग से डिस्कशन होगी। जो फायदे, जो इंट्रोडक्शन, जो थ्योरी हमने ऊपर डिस्कस की पहले, वो यहाँ पे भी अप्लाई ऑलरेडी हो जाती है। कस्टम एमसीपी सर्वर, कस्टम एमसीपी सर्वर कैसे बनेंगे? सबसे पहले आपको एक अदद फ्रेमवर्क यूज करना पड़ेगा, और वो किसी को पता है कौन सा है फ्रेमवर्क? नहीं, वो नहीं, एग्जैक्टली हम यहाँ पे एक फ्रेमवर्क यूज करेंगे जिसका क्या नाम होगा? फास्ट एमसीपी। अच्छा, फास्ट एपीआई और फास्ट एमसीपी नाम मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों का पर्पस बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, हम कौन सा फ्रेमवर्क यूज करेंगे? फास्ट एमसीपी। मैं फिर कह रहा हूँ, फास्ट एपीआई हमने पढ़ा, वो बिल्कुल ही अलग है, वो पाइथन का फ्रेमवर्क है, और फास्ट एमसीपी बिल्कुल ही अलग है, ये एमसीपी सर्वर्स क्रिएट करने का फ्रेमवर्क है। नाम मिलते जुलते, दोनों में फास्ट आता है, बट एक फास्ट एपीआई, आप उसको यूं याद रख लें, फास्ट एपीआई है तो वो एपीआईज बनाने के लिए काम आता है, और फास्ट एमसीपी किसके लिए काम आता है? अपने खुद के एमसीपी सर्वर्स बनाने में काम आता है। सिंपल इज दैट। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, पहले आपने क्या देखा इतने टाइम से? @ फंक्शन टूल। वालेकुम अस्सलाम। अभी आप क्या चीज देखेंगे? @ mcp.tool। सही है, आप क्या यूज करेंगे? @ mcp.tool। अच्छा, ये और भी चीजें हैं, सिर्फ ये टूल तक महदूद नहीं है, ये प्रॉम्प्ट भी आते हैं, या रिसोर्सेज भी आती हैं, या मजीद चीजें भी जो है वो आपको आती है। आहिस्ता आहिस्ता हम हर चीज को जो है वो गो थ्रू कर लेंगे। मैं तो अभी से वैसे नाम लिखा है, ठीक है। अच्छा जी, मैं अपने प्रोजेक्ट में आया, हमेशा की तरह सबसे पहली चीज क्या होगी? सबसे पहली चीज यहां पे क्या होगी? एक अदद यूवी का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज होगा, जो हम काफी टाइम से कर रहे हैं, यूवी इनिट की कमांड से। दूसरी चीज यहां पे क्या होगी? वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। तीसरी चीज वर्चुअल एनवायरनमेंट
एक्टिवेट होगा। ये काम हम पिछले 1 साल से कर रहे हैं। यूवी का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज किया, यूवी का वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया और फिर वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिव किया। उसके बाद ही जो है हम अपनी तमाम तर इंस्टॉलेशन यहाँ पे करेंगे। मैं लिखूंगा यूवी एड। हम कौन सा फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं? फास्ट एमसीपी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फास्ट एमसीपी और मैं यहाँ कर दूंगा एंटर। अच्छा, मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ था टाइम बचाने के लिए, तो मेरे पास ये 2 ही लाइन आई। ऑफ कोर्स ये आपके पास 30 सेकंड या 1 मिनट का टाइम लेगा। तो यहाँ पे मैंने बस एक लाइब्रेरी को यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, अभी जाहिर सी बात है हम फर्स्ट टाइम इस काम को कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। अभी हम बिल्कुल ऐसा कोई पहाड़ एमसीपी सर्वर नहीं बना देंगे। सही है कि अभी से हमें रोजा रखने लगे। बिल्कुल सिंपल सा एक छोटा सा फंक्शन, जिससे हमें आइडिया हो कि भाई किस तरह जो है वो एमसीपी सर्वर जो है वो हम उसको देख सकते हैं अपने फास्ट एमसीपी में। ठीक है, ये सिंपल सी एक चीज मैंने कर दी, बिल्कुल बेसिक है। कोई यहाँ पे जो है वो रॉकेट साइंस अभी नहीं हो रही। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? फ्रॉम सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा फास्ट एमसीपी, इंपोर्ट फास्ट एमसीपी। अब ये बिल्कुल सिमिलर चीज है फास्ट एपीआई वाली, इसलिए आपको थोड़ा सा दिमाग आगे रखना। अच्छी बात है, पहले से किया हुआ है तो एपीआई को बस रिप्लेस करना है एमसीपी से। फास्ट एमसीपी और फ्रॉम फास्ट एमसीपी इंपोर्ट फास्ट एमसीपी, ये पैकेज का नाम है और ये क्लास का नाम है। अब मैं यहाँ क्या करूंगा? मैं यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इंस्टेंस बनाऊंगा। क्लास का इंस्टेंस होगा या ऑब्जेक्ट होगा? सोचे, चलिए, क्लास का इंस्टेंस बनता है या क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है? दोनों चीजें सेम है। दोनों चीजें क्या है? सेम है। आप इंस्टेंस बोल लें या क्लास बोल लें, एक ही बात है। आप लव्स यूएसए यूज करें या अमेरिका यूज करें, एक ही बात है। आप लव्स कचरा यूज करें या पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप यूज करें, एक ही बात है। अब मैं क्या करूंगा? एक वेरिएबल बनाऊंगा एमसीपी इज इक्वल्स टू फास्ट एमसीपी। ज्यादा जूम होगा। अच्छा, यहाँ पे पैरामीटर्स भी आ सकते हैं फास्ट एमसीपी की, डॉक्यूमेंटेशन भी है, जैसे फास्ट एपीआई की है। फास्ट एमसीपी यूज किया मैंने, वेलकम टू फास्ट एमसीपी, गो फास्ट एमसीपी .com। यहाँ पे मैं आया तो ये देखें यहाँ पे क्या कर रहा है मुझे। ऑफ कोर्स सबसे पहले वेलकम कर रहा है, हमारा काम करना ही है वेलकम। हम सीधा कहाँ आते हैं? साइड बार में आएंगे और यहाँ पे इंस्टॉलेशन का मेरे पास एक टैब है। मैं यहाँ पे आया तो अब ये मुझे क्या करेगा? इंस्टॉलेशन की कमांड्स प्रोवाइड करेगा। हमने यही कमांड चलाई तो फास्ट एमसीपी इंस्टॉल हो गया। एक ऑप्शनल डिपेंडेंसी भी आप चाहें तो कर ले, नहीं तो कोई बात नहीं। फास्ट एमसीपी का वर्जन वगैरह यहाँ पे आप सब ये सब आपको बता रहे हैं। मैं दोबारा अपने जो है वो साइड बार में आया और यहाँ में क्विक स्टार्ट में आ गया। क्विक स्टार्ट में मैं आया और यहाँ पे अभी हमें बता रहे कि भाई अपना फास्ट एपीआई फास्ट एमसीपी का सर्वर क्रिएट करो। ये क्या कह रहे हैं? अब फास्ट एमसीपी सर्वर इज अ कलेक्शन ऑफ टूल्स का मतलब वही जो भी हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं, रिसोर्सेज एंड अदर एमसीपी कंपोनेंट्स। रिसोर्सेज हम आगे जाके देखेंगे और अदर का मतलब यहाँ पे एक चीज आती है प्रॉम्प्ट। फास्ट एपीआई एमसीपी में आप अपने प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हो। ये प्रॉम्प्ट क्या होता है? वही है जो हम इतने टाइम से प्रॉम्प्ट जो पढ़ रहे हैं वही है। उसको फास्ट एमसीपी में कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या फायदा, ये आने वाली क्लासेस में देखेंगे। यहाँ पे भी यही कह रहे हैं, टू क्रिएट अ सर्वर, ऑफ कोर्स फास्ट एमसीपी सर्वर, स्टार्ट बाय इनिशियलाइजिंग द फास्ट एमसीपी क्लास। तो यहाँ पे मैंने इस क्लास को आप लोगों के सामने जो अभी बनाई, यहाँ पे इसी तरह मैं यहाँ पे इसको सबसे पहले मैंने इंपोर्ट किया और फिर उसका इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट बनाया।
ये ऑप्शनल पैरामीटर, आप स्ट्रिंग लिखना चाहे तो लिखे, नहीं तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे बात फास्ट एपीआई, फास्ट एमसीपी एक फ्रेमवर्क है एमसीपी बनाने का। ये हम अपना कस्टम बना रहे हैं, ये हमारा कस्टम हम खुद अपने हाथों से अपने एप्लीकेशन के लिए बना रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ आपको प्रोवाइड होती है, वो रिमोट के लिए होती है। ठीक है, ये हमारा फास्ट एमसीपी हम फ्रेमवर्क यूज़ करें ताकि हम अपना कस्टम बनाए हर चीज़। देखिए यहाँ एमसीपी सर्वर मैं अपना बना रहा हूँ, यहाँ मैं अपना एमसीपी क्लाइंट भी बनाऊंगा। अब ये आप क्योंकि टेक्निकल हैं, सब है यहाँ पे, खैर सर्वर के लिए हमेशा एक चीज़ की नहीं होती है, क्लाइंट की। तो यहाँ सर्वर तो हम अपना बना रहे हैं, हम अपना क्लाइंट भी बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि फिर फास्ट एमसीपी को कॉल कौन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने खैर सबसे पहली चीज़ मैं क्या करूँगा, एक अदर टूल बनाऊंगा। और यहाँ पे मैं सिंपल टूल कैसे बना, अभी हम सिर्फ सिंटैक्स देख रहे हैं, पर्पस समझ रहे हैं। तो हम हेलो हाय 2+2 टुडे वेदर इज सनी यही सब करेंगे, बट हमें जो है वो सिंटैक्स और कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे समझना है। ये दो काम मैं कर चुका हूं, सही है। ये रहा इसका प्रूफ। अब मैं यहाँ आया, कहाँ पे आया, दोबारा यहीं आया। मैं लिखूंगा @function.tool, फंक्शन अंडरस्कोर टूल हम देख चुके हैं। ये पाइथन का फंक्शन वही है जो आप ऑलरेडी 1000 दफ़ा बना चुके हैं। डिफरेंस क्या है यहाँ पे, @mcp.tool। तो मैं यहाँ आता हूँ, इसको खुद से लिखता हूँ। @mcp जैसा फास्ट एपीआई में करते थे ना, @app क्यों करते थे, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंस का नाम क्या होता था, ऐप। ये वही एमसीपी यहाँ पे कॉल हो रहा है। यहाँ मैंने लिखा @mcp डॉट, बल्कि अगर मैं इसका इंटेलिजेंस ओपन करूँ तो आप यहाँ देखें कितनी सारी चीज़ें मेरे पास है। मिडलवेयर है, प्रॉम्प्ट है, प्रोवाइडर है, रिसोर्सेज है, टेम्पलेट है, टूल है। ये हम कहाँ, ये तो ऐड टूल है, हम यहाँ पे टूल करेंगे mcp.tool। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना सिंपल जो है वो पाइथन का एक अदद फंक्शन बनाऊंगा। फिर मैं कह रहा हूँ अभी हम सिर्फ हेलो हाय कर रहे हैं, उसका सिंटैक्स समझ रहे हैं, तो अभी हम ये छोटे मोटे फंक्शंस ही लिखेंगे। मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा डेफ आईपी एड्रेस या गेट अंडरस्कोर आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस क्यों लिखा मैंने, मैं यहाँ पे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि टूल में हम क्या डिस्कवर करते हैं भाई, अपनी पर्सनल चीजें या वो रियल टाइम चीजें जो हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास एक्सेसिबल नहीं होती। भाई फाउंडर ऑफ पाकिस्तान वाले जो डाटा पे, कायदे आजम की लाइफ के डाटा पे, या जो भी डाटा है 1965 या जो भी हिस्टोरिकल डाटा है, जो भी पुरानी वॉर्स हैं, वो सब जो है वो LLM उस पर ट्रेन है। तो यहाँ पे वो चीज़ लिखने का मकसद है ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या लिखा, मैं सिंपली एक स्ट्रिंग रिटर्न करा दूंगा। कोई यहाँ पे मैं लाइब्रेरी इंपोर्ट करके पाइथन से कुछ काम नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा माई आईपी एड्रेस इज सिंपल, एक स्टैटिक स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे रिटर्न करवा दूँ। ये 3 लाइन का कोड आप देखें, और कोई सवाल है तो पूछो। @mcp टूल के लिए आपके लिए कोई भी चीज यहाँ पे न्यू नहीं होगी। ये तो काम हो गया। एक चीज जो हमने एजेंट्स एचडीके वाली पाइथन की फाइल में की थी वो यहाँ भी मैं कर देता हूँ। अब इस एमसीपी सर्वर को रन भी तो करना है, एमसीपी सर्वर को रन भी तो करना है। आपको याद है हमने एक लाइब्रेरी यूज की थी जिसका नाम था async.io.run। MC नहीं, यहाँ पे ये नहीं लगेगा। आई थिंक यहाँ पे MCP रन इनफ है, क्योंकि अभी कुछ काम एसिंक्रोनसली नहीं हो रहा ना आपके सामने। यहाँ पे कोई भी काम एसिंक्रोनस नहीं है, हर चीज स्टैटिक स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे मैंने सॉरी ये वाला इफ अंडरस्कोर नेम डबल इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर मेन MCP सर्वर।
सही है। अभी इस लाइन का क्या मतलब है अभी मैं इसमें जाने की नीड नहीं है। आप सिंपल अगर आपको मतलब समझना है आप इस चीज़ को यहाँ पे प्रिंट करवा लें, प्रिंट तो उसके टर्मिनल में आंसर आ जाएगा, मतलब आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, mcp डॉट रन कि भाई मेरे mcp सर्वर को चला दो, सिंपल इज दैट। अब यहाँ पे दो तरीके हैं और हम दोनों तरीके देखेंगे किस तरह जो है हम अपने टूल्स को एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहला टूल और सबसे बिगनर फ्रेंडली वे जो है वो ये है कि आप ब्राउजर पे जाके देखो कि आपके जो टूल्स हैं वो किस तरह जो है वो आपके पास बन के आ रहे हैं। अब ब्राउजर पे कैसे जाएंगे? अब यहाँ पे हम डायरेक्टली ब्राउजर में ऐसे नहीं जा सकते कि हमने लिखा लोकल होस्ट 8000/docs या कोई दूसरा लोकल होस्ट का पोर्ट, उसको रिक्वेस्ट की तो हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया। ऐसा काम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिंपली काम छोटा सा ही है लेकिन हटके है थोड़ा। वो काम क्या है, अगर मैं यहाँ अपनी रेपोजिटरी में आऊँ, ये सारी चीज़ें मैं हमारी संडे आफ्टरनून की रेपो से ही एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल किया। सबसे पहले अब ये क्या है, फास्ट एमसीपी सर्वर है। क्या है? फास्ट एमसीपी सर्वर है। सर्वर को चलाना पड़ता है कि नहीं? सर्वर को चलाना पड़ता है या नहीं? भाई हमने Next.js यूज किया तो जब npm run dev करते थे ना तो Next.js का सर्वर अप होता था। फास्ट एपीआई में तो आपने 1000 दफा किया UV run UVCon। तो UV run UVCon क्या कर रहा था? फास्ट एपीआई के सर्वर को अप कर रहा था। यहाँ मैं सिंपली इस कमांड को कॉपी करता हूँ, फास्ट एमसीपी रन मेन डॉट पी वाई। अब यहाँ पे फाइल का नाम आपका जो होगा तो यहाँ पे फाइल का नाम उससे रिप्लेस हो जाएगा। फास्ट एमसीपी रन से आप समझ रहे होंगे कि भाई फास्ट एपीआई के एमसीपी सर्वर को रन करो। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एसएसई पोर्ट 8000, तो आपको पता है कि भाई ये 8000 के पोर्ट पे चलेगा। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एसएसई का क्या मतलब है, अभी हम इसको डिस्कस नहीं करते, हम इसको नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ते हैं। सिंपल अभी इसको कॉपी कर लो। इस चीज़ को हमने कॉपी किया, इस कमांड को। ऑफ कोर्स ये टर्मिनल में ही चलेगी। यहाँ मैं टर्मिनल में आया, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कुछ फैंसी नहीं कर रहा, मैंने बस इस कमांड को चलाया, कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको चला दिया। तो अब आप देख सकते हैं सेम आउटपुट जो आपके फास्ट एपीआई का आता था, यहाँ पे फास्ट एमसीपी का भी वही आ रहा है। हर चीज़ से आप फेमिलियर हैं। अगर आप एक्सप्रेस का सर्वर चलाएंगे तो उसका भी लगभग ऐसा ही आता है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इस टर्मिनल को टच नहीं करना। भाई अगर टर्मिनल को टच किया, सर्वर बंद किया तो ऑफ कोर्स एप्लीकेशन आपकी बंद हो जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो जाहिर सी बात है अगर आप कहीं भी कुछ भी सर्वर बना रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज में बना रहे हैं, सबसे पहले तो सर्वर चलना लाजमी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने एमसीपी फास्ट एमसीपी का सर्वर स्टार्ट किया, अप किया। अब यहाँ पे ये मुझे एक URL रिटर्न कर रहा है, इसको हम जाके देख लेते हैं। ओ बंद हो गया सर्वर मुझसे, मैं दोबारा चला रहा हूँ। मैं इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, वो 2-3 दफ़ा क्लिक हो गया तो इंस्टेंस फेल हो गया। मैं इसको कॉपी किया, ये मैं आपको यहाँ पे पोर्ट दिखा देता हूँ। ये रहा इसका पोर्ट। अभी फिर मैं कह रहा हूँ /SSE का क्या मतलब, क्या मकसद है, इससे हमें कोई लेना देना अभी नहीं है, इसको हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे लाके मैंने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया। सिंपली अगर आपको ये मैसेज दिख रहा है तो इट मीन्स एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, कि भाई इवेंट एंड पॉइंट है, डाटा मैसेज सेशन जो भी है सही है। यहाँ तक आपकी सारी चीज़ें सही चल रही हैं। अभी टूल नहीं देखे हमने, अभी हमने जो टूल बनाया था ना गेट आईपी एड्रेस का, उसको हमने जो है वो यहाँ पे टच नहीं किया। यहाँ पे अभी हमने क्या किया है, सिंपली जो है वो सर्वर चलाया। सबसे पहले हमने फास्ट एमसीपी की लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया और 4 लाइनों का कोड लिखा, जिसमें हमने लिखा फास्ट एमसीपी इज इक्वल्स टू फास्ट एमसीपी, सॉरी एमसीपी इज इक्वल्स टू फास्ट एमसीपी, और ये एक सिंपल सा फंक्शन यूज किया जिसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक अदर स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है, स्टैटिक, डायनेमिक भी नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पे हमने सिंपल सा एक काम किया।
अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं अपने टूल्स को देखूँ, तो ये देखें, ये आपको पिंग नज़र आ रहा है, इसका मतलब आपका सर्वर कंटिन्यूस जो है वो रिस्पॉन्स आपको करे जा रहा है, सही है। अब मैं अपनी डेपो में आता हूँ, सर्वर हमने चला लिया, अब हम कोडिंग कर रहे हैं, सर्वर हमने चला लिया। या नहीं, यहाँ पे यह क्या लिखा है मैंने, टेस्ट विद MCP इंस्पेक्टर, यू कैन टेस्ट इट ऑन ब्राउजर। अब मैं क्या करूँगा, इस npx की छोटी सी कमांड को कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद अपने टर्मिनल में आऊँगा, उस टर्मिनल को मैं टच नहीं करूँगा जहाँ पे जो है वो मेरा सर्वर चल रहा है। मैं एक नया टर्मिनल ओपन करता हूँ, गिट बैश, जो भी आप कमांड प्रॉम्प्ट बोले, पावर शेल बोले, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। सॉरी, यहाँ पे नहीं चलेगा वो, मुझे इसको कमांड प्रॉम्प्ट में खोलना पड़ेगा। यहाँ मैंने इस कमांड को कॉपी किया, पेस्ट किया, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे छोटी सी इंस्टॉलेशन हो रही है। ओपनिंग ब्राउजर, इसने खुद ही मेरा ब्राउजर खोल दिया, सही है। यहाँ पे मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ क्या है। इससे सबसे पहले क्या किया, स्टार्टिंग MCP इंस्पेक्टर। इंस्पेक्ट का क्या मतलब होता है कि हर चीज़ को जांचो और परखो, तो उसने यहाँ पे बता दिया। मेरा सेशन टोकन दे दिया। अब आप लोग क्योंकि थोड़ा बैकग्राउंड में टोकन का कॉन्सेप्ट पढ़ के आ रहे हैं, एक्सेस टोकन का, तो आपको यहाँ पे सेशन टोकन थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ होती है। अभी के लिए आप समझेंगे मिलती जुलती चीज़ है। इसने आपको टोकन दिया, सही है। अब यहाँ पे आप देखें, और इसने आपको यहाँ पे क्या किया, एक URL जो है वो आखिरी में रिटर्न कर दिया, और आखिरी में बोल दिया ओपनिंग इन ब्राउजर। अभी काफ़ी नीचे लिखा हुआ है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, खैर ये खुद ही खुल जाएगा। ये खुलेगा लोकल होस्ट 6274 पे, खुद ही खुलेगा। इतना लंबा URL है अपने आपके टोकन के साथ, ठीक है। ये इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, ये वाला इंटरफेस आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं जब अपने लेफ्ट साइड पे साइड बार में आऊँगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ, मैं कैसे आया, ये मेरा साइड बार है, इसको मैंने जूम किया और स्क्रॉल करके मैं नीचे आया। अगर यहाँ ऑथेंटिकेशन है कि भाई सपोज ये चीज़ आपकी जो है वो सिक्योर्ड है, तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पास करनी पड़ेगी, खैर वो बात की बात है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, किसका, कनेक्ट का। किसका ऑप्शन दिख रहा होगा, इस कनेक्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक किया, 2 मिनट लेगा ये। अब ऑफ कोर्स पहले कौन सा बटन आ रहा था, कनेक्ट का। अब कौन सा आ रहा है, डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट तो उसी वक्त आएगा जब कनेक्शन हो गया होगा, उससे पहले तो वो आ नहीं सकता। ये हो गया मेरा सिंपल सा बिगनर फ्रेंडली जो है वो रिप्रेजेंटेशन के मैं अपनी चीज़ों को यहाँ पे किस तरह देख सकता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो कि भाई रिसोर्सेज भी हैं, रिसोर्सेज के टेम्पलेट हैं, सेलेक्टर रिसोर्स टेम्पलेट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। ये जो है वो GUI है, UI है। आप 2-4 मिनट इसको देखोगे आपको समझ आ जाएगा। ऊपर नेविगेशन बार में मैं जूम करता हूँ, आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, रिसोर्सेज, प्रॉम्प्ट, टूल्स। ये नेविगेशन बार विजिबल है आपको। अभी हमने क्या क्रिएट किया, प्रॉम्प्ट या टूल, टूल। तो मैं टूल्स में आया। टूल्स में हमारे पास 2 चीज़ें होती है, एक हम टूल को या तो लिस्ट कर सकते हैं या फिर टूल को कॉल कर सकते हैं। अभी हम टूल को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ टूल्स में पहले क्लिक किया, सबसे पहले नेविगेशन बार में। नेविगेशन बार में मैंने टूल्स को क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, टूल्स का एक ऑप्शन आ गया। जैसे ही मैंने लिस्ट टूल्स पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, get_IP_ एड्रेस। ये मुझे क्यों मिला और कहाँ से मिला, ये वो सेम चीज़ है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी, और ये चीज़ मुझे यहाँ पे भी नज़र आ गई। तो इसका मतलब आपने सक्सेसफुली MCP सर्वर, MCP फास्ट MCP को इंस्टॉल किया, उसमें सक्सेसफुली आपने टूल बनाया, सक्सेसफुली आपने सर्वर को स्टार्ट किया, सक्सेसफुली आपने इंस्पेक्टर की कमांड जो आपने चलाई npx और वो आगे जो लिखा था, और यहाँ पे UI पे आके अब आप जो है वो इस चीज़ को देख सकते हो। मैं get IP एड्रेस पे आया। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया
तो ये क्यों एक्सपेंड नहीं हो रहा? जी यहाँ पे सॉरी माय बैड, आपको यहाँ पे लिस्ट मिल गई आपके टूल्स की। गेट आईपी एड्रेस कहाँ से आ रहा है? ये जो हमने अभी अभी फंक्शन अपने main.py में बनाया था। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा हिस्ट्री में आना पड़ेगा। ये जो नीचे आपको स्क्रॉलेबल डिव दिख रही है, यहाँ पे मेरे पास एक कौन सा फंक्शन है? रिक्वेस्ट है कि भाई मैं टूल्स को लिस्ट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ अच्छा टूल लिस्ट क्यों आया? टूल्स लिस्ट इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे जब मैंने टूल्स पे क्लिक किया ना तो मेरे पास एक बटन आया लिस्ट टूल्स। ये सेम काम हम कोड में जाके भी करेंगे, अपने हाथों से अपना क्लाइंट बनाएंगे। समझे ये क्लाइंट है भाई, हर सर्वर के लिए एक क्लाइंट चाहिए होता है या नहीं? यस और नो? आपने फास्ट एपीआई का सर्वर बनाया, आपका क्लाइंट कौन था? Next.js। आपका क्लाइंट कौन था? Next.js। ठीक है, इसी तरह हर सर्वर के लिए एक क्लाइंट होना लाजमी है, क्योंकि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल तो ऐसे ही चलती है। सर्वर रिक्वेस्ट करता है, सॉरी नहीं, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर्वर रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, और ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल जो है वो आपकी चलती रहती है। ये लिस्ट अंडरस्कोर, ये लिस्ट टूल्स है ना, अभी क्योंकि हम यूआई पे हैं, ब्राउजर पे है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये भाई एक सीधा साधा सा बटन है, लेकिन ये एक बटन नहीं है, इसके पीछे एक फंक्शन कॉल हो रहा है लिस्ट अंडरस्कोर टूल्स का, वो हम आगे जाएंगे। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे जो है वो सारा का सारा डाटा यहाँ पे मिल जाएगा। मुझे यहाँ पे कौन सा टूल मिला? टूल्स के एरे है, और यहाँ पे क्या है? ये या जीरो क्यों लिखा है? मैंने तो कहीं जीरो लिखा ही नहीं। एग्जैक्टली ये टूल्स क्या है? एरे ऑब्जेक्ट है। एरे या लिस्ट है? लिस्ट। ये टूल्स लिस्ट एरे है या लिस्ट है? दोनों सेम है सर। ये दोनों है। क्या है ये? दोनों। आप जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट में एरे बोलते हो और पाइथन की जबान में इसको लिस्ट बोलते हो। और यहाँ पे जीरो है, क्यों? क्योंकि जो लिस्ट होता है वो जीरो से शुरू होता है। ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये डिक्शनरी है या ऑब्जेक्ट है या जेसन है? जेसन भी है और डिक्शनरी भी है। चले अब आप लोग बताएं कि ये ऑब्जेक्ट है, डिक्शनरी है या जेसन है? सर तीनों है। ये एक अभी हम कहीं से कहीं निकल गए और इसको भी बुरा लग रहा है कि आप लोगों की नॉलेज टेस्ट हो रही है। तो ये डिक्शनरी है, ऑब्जेक्ट है या जेसन है? अच्छा, ये बात से कौन कौन जो है वो एग्री करता है कि डिक्शनरी और ऑब्जेक्ट सेम चीज होती है? सही है, नाइस। सेम होता है। टाइपस्क्रिप्ट में कहें तो ऑब्जेक्ट, पाइथन में कहें तो डिक्शनरी। अब ये डिक्शनरी है क्योंकि कर्ली ब्रैकेट है, तो ये तो हो गया डिक्शनरी, लेकिन कर्ली ब्रैकेट तो जेसन में भी आता है। अच्छा, डिक्शनरी है या जेसन? वन डिक्शनरी या टू जेसन? सही है, डिक्शनरी है, ये मान लिया आपकी बात। प्रूफ करें? प्रूफ करें? की में यहाँ पे मेरे पास डबल कोट्स नहीं है। की क्या है यहाँ पे? ये नेम है, की है, हर ताले की एक चाबी होती है। तो यहाँ पे अगर ये डिक्शनरी होती, सॉरी जेसन होता, तो यहाँ पे डबल कोटेशंस जरूर होते हैं, की में भी और वैल्यू में तो ऑफकोर्स स्ट्रिंग है तो हो गए। तो यहाँ पे ये डिक्शनरी है। वेरी नाइस। टूल्स नाम का मेरे पास एक लिस्ट है, उसमें मेरे पास डिक्शनरी है, और यहाँ पे मेरे पास आईपी एड्रेस का टूल यहाँ पे लिस्ट हो रहा है, जिसमें मजीद चीज़ें हैं। अभी कोई पैरामीटर नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई पैराम्स का मेरे पास जो प्रॉपर्टीज़ का ऑब्जेक्ट है ये एम्प्टी, और आप देख भी सकते हैं कि इनपुट स्कीमा जो उसकी टाइप है ये ऑब्जेक्ट या डिक्शनरी। ठीक है, तो ये हमने देखा फास्ट एमसीपी को, फास्ट एमसीपी के टूल को थ्रू द यूआई या थ्रू द इंस्पेक्टर क्लाइंट। हम यहाँ पे जो है वो अपना क्लाइंट भी बना सकते हैं।
अब अपना क्लाइंट हम कैसे बनाएंगे? मैं सिंपल आता हूँ यहाँ पे, ऑलरेडी काम हुआ पे client डॉट पी वाई में मैं आया और client डॉट पी वाई में आके सॉरी मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे जल्दी से क्लाइंट की फाइल बनाता हूँ। सही है, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ये मेन डॉट पी वाई है, इसका मतलब ये सर्वर है। इसका नाम हम चेंज कर सकते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ सर्वर मेन डॉट पी वाई या सर्वर डॉट पी वाई, तो ज़्यादा सेंस बनाएगा, आपको याद रहेगा। अभी मैं एक और फाइल बना रहा हूँ जिसका क्या नाम है, क्लाइंट डॉट पी वाई। क्लाइंट की क्या नौबत आ गई, क्योंकि हर सर्वर के लिए एक क्लाइंट जो है वो ज़रूरी होगा। तो यहाँ पे मैं एक काम ये करूँगा कि मैं फास्ट एमसीपी से ही फ्रॉम फास्ट एमसीपी इंपोर्ट क्लाइंट, नहीं सर्वर में अपना बना चुका हूँ ना, अब मैं यहाँ पे क्लाइंट को इंपोर्ट करूँगा और यहाँ पे मैं सिंपल सा एक इंस्टेंस क्रिएट करूँगा। सही है, यहाँ पे अब मैं जो है वो एक फंक्शन बनाऊँगा अपना, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं क्यों मेहनत करूँ, मैंने सिंपली यहाँ पे क्या किया, ये देखें आप कोड में ऑलरेडी देख सकते हैं, फास्ट एमसीपी से क्या इंपोर्ट हो रहा है, क्लाइंट। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इन 3 लाइन को कॉपी किया, मैं इस पूरी फाइल को भी वही कर रहा हूँ। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे लाके सीधा इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे इसको कॉल किया। हाँ, यहाँ पे अब मुझे एसिंक आईओ का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट से जब सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है तो वो एसिंक्रोनस प्रोसेस होता है। ये एसिंक आईओ भी मैं जो है वो सेफर साइड के लिए यूवी ऐड एसिंक आईओ इंस्टॉल कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास इंस्टॉल पैकेज हो गया। अब इस फाइल का मतलब समझ लेते हैं। चले, अब आप लोगों को क्योंकि आइडिया है, बच्चे तो है नहीं, ये जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे ले आके पेस्ट कर देता हूँ। काफ़ी हैकाथॉन्स बना लिए, काफ़ी चीज़ें कर ली, ये कमेंट है। अब देखिए तो सही कितना आप लोग पानी में, ये अलग चीज़ है, ये क्लाइंट है और ये अलग चीज़ है। तो मैं आपसे कहूँगा इन दो, ये सेम चीज़ है, ये दोनों एक ही हिस्से का पार्ट, एक ही पार्ट है। ये एसिंक विथ एक चीज़ है और ये क्लाइंट एक चीज़ है। ज़रा इन दोनों चीज़ों का अपने ही आपको या अपने बराबर वाले से मतलब तो डिस्कस करें, पता तो चले कौन कितना पानी में अभी। पहले डिस्कस कर लें, सोच लें। वो तो वो है ना, सुकून से समझे, कोई यहाँ पे आपके सर पे तलवार लेके नहीं खड़ा। फ्रॉम फास्ट एमसीपी इंपोर्ट क्लाइंट, सिंपल, क्या मसला है इसमें? अब बता दो, फास्ट एमसीपी की लाइब्रेरी या पैकेज है, वहां से मैं क्लाइंट की क्लास को इंपोर्ट कर रहा हूँ, सिंपल है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें क्लाइंट का इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे एक मैंने HTTP है तो ऑफकोर्स ये URL ही है। इन दो चीज़ों का या इस फिलहाल एक लाइन का क्या मतलब है? एग्जैक्टली, मेरा जो क्लाइंट है, अभी मेरी फाइल का क्या नाम है, नाम आसान रखने के लिए भी मैंने यहाँ पे क्या किया, फाइल का नाम क्या रखा है, क्लाइंट डॉट पी वाई। इसका मतलब क्यों बनाई, क्यों ये फाइल, हर सर्वर को एक क्लाइंट की नीड होती है। फ्रॉम फास्ट एमसीपी इंपोर्ट क्लाइंट, यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लाइंट का एक इंस्टेंस क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया, क्लाइंट का एक इंस्टेंस क्रिएट किया और यहाँ पे एक URL पास किया। किसका URL यहाँ पे मैंने पास किया? कोई बता सकते ये URL मुझे मिला कहाँ से?
सर्वर हम किया था। अच्छा, यूआरएल क्या होता है? एक सर्वर को, एक मोबाइल फोन को अगर दूसरे मोबाइल फोन पे कॉल करनी है तो ऑफ कोर्स उसका कॉन्टैक्ट नंबर होना जरूरी है। ये सेम एग्जांपल हम हर कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं, डॉकर में भी और एपीआई में तो काफी दफा। तो ये क्या चीज है भाई? मेरे क्लाइंट का यूआरएल है, मेरे सर्वर का यूआरएल है? अच्छा, सर्वर का यूआरएल है तो मिला कहां से ये? सर्वर चलाया था मैंने। जब हमने अपना एमसीपी का सर्वर चलाया था, ये रहा। जब मैंने अपना फास्ट एमसीपी का सर्वर चलाया था तो इस सर्वर ने मुझे एक यूआरएल रिटर्न किया था। इस सर्वर ने क्या किया था? मुझे एक यूआरएल रिटर्न किया था। आसान लफ्जों में, इस फोन नंबर ने मुझे कहा था कि भाई ये मेरा इस कॉन्टैक्ट, इस मोबाइल ने, इस सिम ने, जो भी कह लें आप, मुझे कहा था कि भाई ये मेरा मोबाइल नंबर है। या इस सर्वर ने मुझे क्या कहा कि भाई ये मेरा यूआरएल है। तो मैंने इस यूआरएल को कॉपी किया और सबसे पहले आपके सामने हमने इसको कहां पे पेस्ट किया था? यहाँ पे बंद कर दिया। आई थिंक यहाँ ब्राउजर में भी हमने इसको पेस्ट किया था। ये रहा, सही। ये सेम यूआरएल है जो मुझे वहां पे फास्ट एमसीपी के सर्वर से मिला। भाई ब्राउजर भी तो मेरा एक क्लाइंट ही है ना? यस और नो? ब्राउजर क्या है? ब्राउजर भी मेरा एक क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है? जो चीजें यूजर को दिखती है, सही है। अब ये क्लाइंट किसी भी शक्ल में हो सकता है। ये वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, या जो AR VR होते हैं ना, उनको भी आप क्लाइंट जो है वो बोल सकते हो। इवन कि आपका जो एलेक्सा या सीरी है, नाम सुन रखा होगा ऑफकोर्स आपने, ये भी जो है वो आपके क्लाइंट्स ही है, क्योंकि भाई यूजर इनको यूज करता है ना, यूजर इसको एक्सेस करता है। तो ये क्या है भाई? ये सारी चीजें आपकी क्लाइंट है। आपका कस्टमर, क्लाइंट को क्या होता है? कस्टमर। तो यहाँ पे ये यूआरएल मुझे किसने दिया? मेरे सर्वर ने बताया। तो अगर किसी का ये सवाल था कि भाई क्लाइंट तो बन गया यहाँ पे, लेकिन ये यूआरएल कहाँ से मिला? तो ये यूआरएल मुझे सर्वर नहीं दिया। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे ये 127.0.1 क्या है? ये लोकल होस्ट का पोर्ट है। ये क्या है? लोकल होस्ट। अगर आप इस तरह लिखें तो भी जायज़ है, इस तरह लिखें तो भी जो है ये चीज़ चल जाएगी। अगर आपने कभी ये चीज़ नहीं देखी हो ना, 127.0.0.1, तो ये जो है वो क्या होता है? आपके लोकल होस्ट का ये वर्ड है। जैसे कॉन्टैक्ट नंबर, आपके मोबाइल में अगर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सेव है अली के नाम से, तो वो अली ज़्यादा मीनिंगफुल है या अली के पीछे जो मेरा नंबर है +92123456, वो ज़्यादा मीनिंगफुल है? वो नंबर जो है वो ज़्यादा मीनिंगफुल है। ये नाम क्यों रखे गए? ताकि ये यूज़र फ्रेंडली रहे। अब जाहिर सी बात है, ये 127.0.0.1 हर कोई तो याद नहीं कर सकता ना। टू बी वेरियस, मुझे भी आज तक कभी ये याद नहीं होगा कि कितने ज़ीरो आते हैं, 2 आते हैं या 3 आते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे ये लिखो, या अगर आपसे कोई कहे लोकल होस्ट लिखो, तो आपने क्या करना है? सेम ही चीज़ जो है वो है, एक ही जगह रिक्वेस्ट जा रही है। अब यहाँ क्या होगा? यह एक चीज़ क्लियर है सबको कि सबसे पहले क्लाइंट का इंस्टेंस बना और फिर सर्वर का यूआरएल यहाँ पे डिफाइन किया। क्या ये चीज़ सबको क्लियर है? यस और नो? यस और नो? सही है, ठीक है। आई नो रोज़ा है, 1 भी बज गया, संडे भी है, कल सैटरडे था, सब सोई भी देर से होंगे, लेकिन हाँ या नहीं तो बोलो भाई। फिर वही बात, /SSE क्या होता है ये हम बाद में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आपने सिर्फ ये यूआरएल पेस्ट कर देना। एसिंक यानी एसिंक्रोनस फंक्शन। क्यों एसिंक्रोनस है? अब आपकी प्रोग्रामिंग टेस्ट करते हैं। सोचे जल्दबाजी नहीं, जिनको सोचने का टाइम चाहिए उनको सोचने दें। क्यों यहाँ पे एसिंक विथ लिखा है और क्यों यहाँ पे सिर्फ विथ नहीं लिखा? इस एसिंक का क्या मतलब है? या ऐसे ही लिख दो तो भी चलेगा, नहीं लिख दो तो भी चलेगा? सर्वर रिफ्रेश करेगा तब। एग्जैक्टली। ये चीज क्या है मेरी? ये जो फाइल है या ये जो लाइन ऑफ कोड है, ये क्या है? ये चीज क्या है? क्लाइंट है। मेरा क्लाइंट किसको रिक्वेस्ट कर रहा है? सर्वर को। क्लाइंट किसको रिक्वेस्ट कर रहा है? सर्वर को। क्या आपने Q2 के पहले दिन APIs के इंट्रोडक्शन में ये चीज पढ़ी थी कि जब भी क्लाइंट को सर्वर या क्लाइंट से सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है तो वो एक एसिंक्रोनस प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? एसिंक्रोनस। क्यों?
क्योंकि सर्वर से डाटा फौरन नहीं आता, उसको डाटा लाने में टाइम लगता है। अब नॉलेज पे टेस्ट हो ही रही है इतनी, मैं बाहर जा रही हूँ तुम यार ये सर्वर तो मेरा ही है। हाँ, जीमेल का होता, व्हाट्सएप का होता, गिटहब, फिग्मा का, वर्सेल का, हगिंग फेस का होता तो ठीक था। अरे भाई मेरा ही तो सर्वर है, फिर रिक्वेस्ट आने जाने में क्यों टाइम लग रहा है? नंबर 1 या नंबर 2, अगर ये सर्वर बिल्कुल ऑप्टिमाइज होता, भाई सर्वर एक मशीन होती है, सपोज करें ये लैपटॉप क्लाइंट है और ये लैपटॉप सर्वर है, दोनों आपस में बिल्कुल करीब हैं, बिल्कुल ऑप्टिमाइज सर्वर है मेरा, क्या फिर भी ये एसिंक्रोनस प्रोसेस रहेगा, ये सिंक्रोनस हो जाएगा? ये रहेगा सोचें, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई। ये सर्वर क्या होता है? एक मशीन ही है ना, चाहे वो ये लैपटॉप हो या AWS पे किराए पे लिया हुआ कोई लैपटॉप हो या डेस्कटॉप PC हो। सर्वर क्या होता है? सर्वर तो मशीन ही होती है, लैपटॉप ही होता है, कंप्यूटर ही होता है। क्या अगर क्लाइंट और सर्वर इतने करीब, इतने नज़दीक है, क्या फिर भी ये प्रोसेस एसिंक्रोनस ही रहेगा? एग्जैक्टली वही सारी बातें, चाहे आपका सर्वर आपकी अपनी ही मशीन क्यों ना हो। अभी तो इसी मशीन पे, मेरे ही लैपटॉप पे क्लाइंट है, मेरे ही लैपटॉप पे सर्वर है, तब भी ये चीज़ क्या रहेगी? एसिंक्रोनस। क्यों? इसकी वही एग्जांपल मोबाइल फ़ोन वाली। आपका मोबाइल फ़ोन और मेरा मोबाइल फ़ोन दोनों अलग अलग सर्वर है, ऐसा ही है, दोनों क्या है? अलग अलग सर्वर है। दोनों पे जब मैंने कॉल की तो मोबाइल नंबर मिला के, यानी ये API URL मैंने कॉल की। भाई आप मेरी कॉल जितनी ही जल्दी रिसीव क्यों ना करें, आप मेरी कॉल जितनी ही जल्दी रिसीव क्यों ना करें, एक बेल तो बजेगी ना, एक बेल तो रिंग होगी ना आपके फ़ोन पे, चाहे आप जितनी भी जल्दी मेरी कॉल रिसीव क्यों ना करें। तो इसीलिए ये प्रोसेस हमेशा एसिंक्रोनस रहता है। अभी विथ क्या होता है, वो कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट का होता है, उसमें जाने की नीड नहीं है, क्लाइंट का वेरिएबल यही है अवेट। जब भी एसिंक फंक्शन होता है तो हम क्या मैसेज भेजते हैं कि भाई ये वो सर्टेन लाइन ऑफ कोड है जिसमें आपको टाइम लगेगा, और उसमें भी कौन सी ऐसी लाइन है जो रिस्पॉन्सिबल है या जिम्मेदार है देर से डाटा लाने में, वो वहां पे हम कौन सा वर्ड लगाते हैं? अवेट का। वहां पे हम कौन सा वर्ड लगाते हैं? अवेट का। अगर मैं एसिंक हटा दूं तो अवेट चल जाएगा? नहीं, एसिंक अवेट साथ होना जरूरी है। क्लाइंट ये क्लाइंट डॉट लिस्ट टूल्स। ये लिस्ट टूल्स क्या है भाई? एक फंक्शन है, ऑफकोर्स राउंड ब्रैकेट के साथ लिखा हुआ है। ये लिस्ट टूल्स क्या है भाई? एक फंक्शन है। इसके नाम से क्या पता चल रहा है कि जितने भी टूल्स होंगे इनको वो लिस्ट करके ले आएगा। ये वही काम है अवेट डॉट लिस्ट टूल्स वाला, जो यहाँ पे इंस्पेक्टर में आके मैंने इस लिस्ट टूल्स को क्लिक करके किया था। तो बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है कि इस लिस्ट टूल के क्लिक पे मेरा अवेट क्लाइंट डॉट लिस्ट अंडरस्कोर टूल्स वाला फंक्शन चल रहा है। अब अगर मुझे इस फाइल को रन करना है, कोड लिख दिया, फाइल तो रन नहीं की, तो इस फाइल को कैसे रन करूं? अच्छा, यहाँ प्रिंट भी मैंने करा दिया कि भाई अवेलेबल टूल्स, और जितने भी टूल्स हैं उनको ले आओ। या मैं इसको हटा देता हूँ, लूप की ज़रूरत नहीं है, कॉमा लगा के यही टूल्स लिख दिया मैंने। पाइथन में फाइल कैसे रन होती है? UV रन क्लाइंट डॉट py। अब चाहे तो इंस्पेक्टर को बंद कर दें, चाहे तो रहने में। मैंने लिख दिया UV रन क्लाइंट डॉट py। जैसे इस फाइल को चलाया, रिक्वेस्ट गई मेरी सर्वर पे, आपने देखा मैंने जैसे ही UV रन क्लाइंट डॉट py किया ना, फौरन से रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने एंटर किया, 2-3 सेकंड लगे। यहाँ पे कौन सी क्लास है? कौन सी क्लास है? टूल की। ये सेम चीज हमने वहां देखी थी, आप लोगों ने बताया था कि टूल्स नाम का मेरे पास एक एरे या लिस्ट मौजूद है। इसमें मेरे पास कौन सा एक फंक्शन है? गेट IP एड्रेस। अब ये काम कहाँ हुआ? मेरे क्लाइंट ने, जब मैंने अपने क्लाइंट का कोड चलाया, अब ये कोड कैसे चला? जब मैंने अपने क्लाइंट का कोड चलाया तो इसके प्रिंट में या इसके टर्मिनल में
मुझे गेट आईपी एड्रेस मिल गया। कैसे? ये गेट आईपी एड्रेस तो मेरे सर्वर पर है, ये क्लाइंट पे कैसे आ गया? अब सुने ये कोड कैसे चला। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, आपको सब पता है, बस एक छोटा सा रिकैप। मेरे क्लाइंट ने किसको कॉल किया? मेरे सर्वर को। किसको कॉल किया? मेरे सर्वर को। मेरे सर्वर के वेरिएबल का क्या नाम है अभी? क्लाइंट। अच्छा सॉरी, कंफ्यूजिंग हो गया। यहाँ पे क्लाइंट के वेरिएबल का क्या नाम है? क्लाइंट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा क्लाइंट किसको कॉल कर रहा है? लिस्ट टूल्स को। किसको कॉल कर रहा है? लिस्ट टूल्स को। तो क्लाइंट के वेरिएबल में क्लाइंट ने यहाँ पे किसको कॉल किया? मेरे बैकएंड को। और यहाँ से बैकएंड से मेरे पास एक फंक्शन अवेलेबल है, क्लाइंट डॉट लिस्ट टूल्स। अब ये समझने वाली बात है, ये कोड कैसे चलता है ना, ये इंटरव्यूज में टेक्निकल राउंड में पूछा जाता है, और यही डीबगिंग आपकी स्ट्रॉन्ग करेगा। क्लाइंट में क्या है? किसको कॉल जा रही है? मेरे सर्वर को। क्लाइंट से किसको कॉल जा रही है? सर्वर को। और यहाँ पे क्लाइंट क्या कह रहा है? क्लाइंट लिस्ट टूल्स। यानी मैं अपने सर्वर को बोल रहा हूँ कि भाई आपके पास जितने भी जो टूल्स है ना, उनकी मुझे लिस्ट प्रोवाइड यहाँ पे कर दो। अगर मैंने यहाँ पे लिखा mcp.tool, अब चले एक ऐसा फंक्शन मैंने बनाया जिसको यहाँ पे पैरामीटर्स भी चाहिए। अब मैं क्लाइंट में आया, मैं अपने मैंने दोबारा एक फाइल चलाई, सॉरी uv run client.py। जैसे ही मैंने एंटर किया, यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या आ रही है? गेट आईपी एड्रेस। ओह, अब मैंने यहाँ पे क्योंकि सर्वर को हॉट रीलोड मोड में चलाया नहीं था, जैसे हम फास्ट एपीआई में करते हैं ना, डैश डैश रीलोड। अब मैंने उसको ऐसे नहीं चलाया, तो यहाँ पे वो चीज़ आई नहीं। तो अब मैं अगर सर्वर को दोबारा रिस्टार्ट करूँ तो यहाँ पे ये चीज़ भी आ जाएगी, क्योंकि टूल की लिस्ट है। यहाँ पे मेरे पास टूल की लिस्ट है, तो यहाँ एक टूल, सेम इसी का रेप्लिकेशन पूरे ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या होगा? ऐड, जो मैंने दूसरा फंक्शन बनाया, ये वाला। तो कोड कैसे चल रहा है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल क्या है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। तो आज की क्लास की समरी क्या थी? एमसीपी सर्वर्स का इंट्रोडक्शन, जब भी एक्सटर्नल सोर्स को कॉल करना। एमसीपी सर्वर और फंक्शन टूल में क्या डिफरेंस है? लिमिटेशन का, और दूसरा कि भाई टूल किस तरह कॉल होते हैं। एमसीपी सर्वर टूल को खुद कॉल करता है, चाहे वो आपका हो या रिमोट हो। फंक्शन टूल में क्या करना पड़ता है? मैन्युअली बताना पड़ता है। और फिर हमने फास्ट एमसीपी का सर्वर बनाया और उसका क्लाइंट बनाया। क्यों? क्योंकि हर सर्वर को किसकी नीड होती है? क्लाइंट की। हमने दो क्लाइंट बनाए, या दो तरह से क्लाइंट देखे, एक इंस्पेक्टर और दूसरा अपनी खुद की client.py, और दोनों जगह में सेम काम किया। हमने टूल्स को जो है वो उसकी बस लिस्ट निकाल के देखी। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। जो पढ़ा लिंक्डइन ट्विटर पे लाजमी पोस्ट कीजिए।